सो है व्हाट्सअप कैसा क्या केम से क्या बना चो सर आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सर क्या चैप्टर नंबर 4 जो हमने शुरू किया था, जिसका हमने आरंभ किया था, उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं सर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 का आज पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो सर पार्ट नंबर 1 पहले जाके देखिए। अगर ये संकल्प सीरीज के बारे में नहीं सुना है तो पहले जाके संकल्प सीरीज के बारे में जानिए। मेरे पहली वीडियोस को जाके देखिए, सीरीज के स्टार्टिंग की वीडियो को जाके देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को जाके देखिए। सर आपको पता चलेगा हम किस लेवल की यहाँ पे पढ़ाई, किस लेवल का एम लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और किस लेवल की इज्जत और शिद्दत से हम लोग यहाँ पे मिलके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सच में बोलूँगा, अगर चैप्टर नंबर 4 का ही अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और आप ये देखने की सोच रहे, देन आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। प्लीज़ 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 पहले पार्ट नंबर 1 जाके देखिए, आपको इस सीरीज़ में ही मिल जाएगा। इसके जस्ट पहली वाली वीडियो की पार्ट नंबर 1 उसको पहले जाके देखिए, एंड देन यू विल मूव टू पार्ट नंबर 2। और मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, अगर आपका 1, 2, 3 चैप्टर थोड़ा सा भी ढीला है सर, पहले जाके उसको देखिए। ठीक है, मैं और ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पार्ट नंबर 1 देखकर आए हैं। तो मैं वहाँ पे जो इंट्रो मैंने जो भी चीज़ें समझाई थी, जो भी चीज़ें बताई थी, वो चीज़ मुझे रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सीधा हम लोग सर चलते हैं अब अपने चैप्टर की ओर, इसको ख़त्म करने की ओर चलते हैं। तो लेट्स सेट गो सर। ओके, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या करा दिया है सर। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको x की वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म बता दिया है ना। ये देखो, ये मैंने आपको करवाया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को पढ़ा था, जिसको हमने वैसे चैप्टर 2 में कवर करके रखा है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके क्वेश्चंस किए थे, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा उसके प्रैक्टिस किए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आप लोग एक्स की वैल्यूज़ निकालो, तो सर किसकी मदद से निकालना, मिडिल टर्म की मदद से ही निकालना, जिससे आपकी उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे कर चुके हैं। कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन से वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखे थे जो आपके एक्सरसाइज में है। ठीक है, ये देखो ऊपर अगर मैं थोड़ा सा लेके जाऊँ, आपको थोड़ा सा रिकैप दूँ पिछले वाले क्लास का, तो हम लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम 4.1 में जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे सर, और ये सारे समझे थे। यहाँ तक कि हमने एग्जाम्पल्स के भी सारे के सारे क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझे थे। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हमने समझे थे। इसमें मैंने आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालने का पार्ट होमवर्क में दिया था मिडिल टर्म से। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सर। और आगे जो आपका 4.1 के बाद जो एग्जाम्पल्स है, उसमें भी आप लोगों को वो बोल रहा है रूट्स निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है इन लोगों ने इसको भी मिडिल टर्म की मदद से ही किया है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं सीधा इसको आपको होमवर्क में दे दूंगा। भैया आपने इसको पहले होमवर्क में क्यों नहीं दिया बाबू, पहले आप पे ना वैसे कुछ ज़्यादा ही होमवर्क हो चुका था और मैं नहीं चाहता था आप लोगों का बर्डन बढ़ाना, इसीलिए मैंने इस चीज़ को आज के पार्ट में होमवर्क में दिया है, जिससे कि मिडिल टर्म आपका एक और बार रिवाइज हो जाएगा और पिछले बार का जो बैकलॉग कुछ अगर बचा है उसको भी आप लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार होमवर्क इतना ही था। अगर थोड़ा बहुत एक बार थोड़ा सा भी है तो आज के प्रैक्टिस से आपका वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपका सीधा सीधा मिडिल टर्म के ऊपर है, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। एक्स की वैल्यू सीधा इन्होंने निकाली सिंपल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होमवर्क में जाएगा, आप लोगों को बड़ी बात ही आता है। ये वाला तो हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था, ये ऑलरेडी क्लास कौन से क्लास 1 में हमारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ डिस्कस हुआ है, हमें भी दिखाओ। अरे बाबू ये देख ना, ये देख एग्जाम्पल 5 हमने ये डिस्कस पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो एक बार फिर से रिपीट अपने एंड में कर सकते हो। आई होप आपने वैसे रिपीट किया होगा। देखो बाबू, क्लास की चीज़ें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ आपको रिपीट करने के लिए, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आपको लग रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में दम था, ये क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको खुद से भी रिवाइज सर करना है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, ना ही आपके स्कूल में, ना ही ट्यूशन में, ना ही कोई आपको यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बट ये आपको खुद से समझना चाहिए कि क्लास की चीज़ें खुद से भी आपको रिवाइज करनी है। कितने लेवल की करनी है वो आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम उसमें डिवोट करना है, क्योंकि वो क्लास की चीज़ है। आप क्लास में कितना कैप्चर कर पाए, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। आई एक्सेप्ट दिस, किसी को 50% समझ आता है, किसी को 70% समझ आता है, पर जब वो खुद से फिर एक और बार उसको धीरे धीरे करके समझता है, धीरे धीरे लिखता है, तो वो चीज़ 100% में जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, कोई जल्दी कैप्चर कर लेता है, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर से रिवाइज करने की। उसको अभी जो भी समझाया उसको इतना अच्छे दिमाग में बैठ जाता है कि उसको और कोई रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ होते हैं जिनको एक और बार खुद से, जब तक वो हाथ से ना लिख के करे या खुद से चीज़ों को एक बार ना देखे,
थोड़ा ना बैठे उन क्वेश्चंस के साथ या उन कॉन्सेप्ट के साथ, तो उन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सबका अपना अपना स्पीड, अपना 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 पेस होता है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो पेस है आप उसको एक्चुअल में कर भी रहे हैं कि नहीं। आप अपने आप को टॉपर से कंपेयर कर रहे हैं, आप बोल रहे कि यार उसने तो अपना क्लास का रिवाइज नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, देन इट्स योर फॉल्ट। वो अपने लेवल पे ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सर, आपको करना पड़ेगा। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते सर, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर आपको क्लास 1 में अगर कोई भी हल्का सा भी इफ बट है सर और आपने उसको रिवाइज नहीं किया है सर, दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रिवाइज कीजिए, वरना आज का भी चीज़ में आपको फिर ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आएगी, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। मैं लिंकेज बिठाता रहूँगा चैप्टर 1 और क्लास 1 से बार बार, और आप लोग क्लास 1 ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वाला तो क्लास आपका जाएगा ही डूब, समझ रहे हैं? इसीलिए ओके सर, और ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और हम लोग आ गए हैं अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 पे, जिसमें ये लोग कुछ छोटा सा एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग किसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं। भैया क्या, देखो यहाँ पे बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर और डिस्कस इन सेक्शन 4.1। इन सेक्शन 4.1 क्या है भैया? इन सेक्शन 4.1 बाबू ये चीज़ आप कर चुके हो भैया। कहाँ कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं? दिखाओ ज़रा, हमें भी दिखाओ। दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, रुक जाओ, धीरे धीरे। ये देखो सेक्शन 4.1 में हमने क्लास नंबर 1 में ये रियल लाइफ एग्जांपल वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे ये इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है। और जितना मुझे याद है हमने इस वाले के जो x की वैल्यू है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने बनाया, हमने इसको यहीं पे नहीं छोड़ा था, हमने इसमें x की वैल्यू भी निकाली थी मिडल टर्म से, और वो जो x की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 1 में निकाली थी उसी की बात वो अब यहाँ पे नीचे कर रहा है। ये नीचे जो बोल रहे हैं ना, वहाँ पे तो सिर्फ इक्वेशन निकाल के छोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो सेक्शन नंबर 4.1 में हमें जो भी इक्वेशन मिला था, ये रहा इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू पता कीजिए, मतलब ब्रेथ निकालिए। हमने बोला था वहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो कभी भी ब्रेथ हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट 0 पॉइंट समथिंग तो होगा, तभी तो उसको ब्रेथ बोलोगे। नेगेटिव तो ब्रेथ हो ही नहीं सकता है। कोई भी जगह की लंबाई चौड़ाई कुछ भी निकालनी है सर, वो 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ तो होगी वो, तभी तो वहाँ पे चौड़ाई है, थिकनेस है, वरना तो होगी ही नहीं। तो वही चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, हमने 12 वहाँ पे निकाला था आंसर, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने इस चीज़ को भी हमने क्लास नंबर कहाँ पे सर, क्लास 1 में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलिए, अब चलते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 4.2 की, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या भैया, क्या है यहाँ पे बाबू? यहाँ पे बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपको इसके रूट्स निकालने हैं, और फैक्टराइजेशन मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो मिडल टर्म की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? वो मिडल टर्म की बात कर रहा है। बाबू मिडल टर्म एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप मान लो ये नस में बैठ जानी चाहिए आपका ये अभी से जो शुरू हुआ है ना, यहाँ से लेके आपका ये आपको आगे इतनी जगहों पे मिलेगा। आपको क्लास 11th में मिलेगा, आपको क्लास 12th में मिलेगा, आपको जहाँ जहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालनी है, आपके माइंड में सबसे पहले ना मिडल टर्म की बात आएगी, सबसे पहले मिडल टर्म आएगा। जहाँ पे भी इक्वेशन होगा आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, सबके पहले आपके दिमाग में मिडल टर्म आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चे मिडल टर्म की करते हैं। सबसे ज़्यादा ईजी और जल्दी करने वाला चीज़ मिडल टर्म ही होता है, ठीक है। एक और है x की वैल्यू निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, लेकिन उसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ रूट्स आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ मिडल टर्म का करते हैं। आज हम लोग भी अभी तक कोई भी इक्वेशन हो सबसे पहले मिडल टर्म को पकड़ते हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं? ठीक है भैया, समझ गए, ठीक है। तो इसी मिडल टर्म के इंपॉर्टेंस के लिए आप लोग के लिए ये पूरा पार्ट जाता है होमवर्क में। भैया क्या कर रहे हो भैया, क्या होमवर्क, हद हो गई। इतना अभी तक क्लास में एक क्वेश्चन आपने नहीं कराया, होमवर्क इतना सारा दे दिया। हाँ, ये भी आपने होमवर्क दे दिया था, ये एक क्वेश्चन तो होमवर्क हो ही चुका है हमारा। उसके बाद अभी यहाँ पे इतने सारे होमवर्क और हो गए भैया। यहाँ पे ये देखो पहला वाला पार्ट पूरा आपने होमवर्क में दे दिया, जिसमें 1 है, 2 है, टोटल 5 पार्ट है भैया। कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ, मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ। आपको मैं इसमें थोड़ा हार्ड वाला जो आपको लग रहा है ना, जो झलक रहा है आपको दूर से कि भैया प्लीज़ ये वाला बता दो भैया, ये वाला बता दो, नहीं कर पाएंगे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बता दो, वो मैं करवा दे रहा हूँ। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख के आपको रूट देख के आपके दिल में रूट आ गया ऐसा हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं को बता देता हूँ इसमें क्या करना है, ठीक है। ये वाला हम लोग खुद यहाँ पर बैठ के करते हैं। चलिए ओके, तो इसके लिए मुझे एक थोड़ी ब्लैंक सी जगह चाहिए। यहाँ पे मुझे स्पेस तो दिख नहीं रहा है, कहाँ किया जाए इसको, कहाँ किया जाए? एक मिनट को मुझे थोड़ी जगह बनाने दो। यहाँ पे बस मुझे थोड़ा याद कर लेने दो। क्या है इक्वेशन? √2x² 7x 5√2। ओके, यहाँ कहीं जगह बन सकती है क्या?
बन गई। चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, तो क्या था वहाँ पे, √2x² प्लस में 7x था ना। हाँ जी, हेलो, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, आई नो, कोई नहीं। √2x² 7x प्लस 5√2, ठीक है, √2 7x 5√2, ठीक है, ओके। √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0, यही था क्वेश्चन। ठीक है भैया, यही था क्वेश्चन, आगे बढ़ो। ओके, अब देखो मैंने जैसा बोलता वही करेंगे, सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले और आखिरी को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो भैया, √2 को आप 5√2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जा 5, √2 इंटू √2 2, तो 5 2 जा 10, 10 का फिर मैंने क्या बोला, जो भी नंबर आया उसका क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या क्या भैया, क्या इसको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ रहा है, बिल्कुल भी यही, देखो ना, 2 और 5 को प्लस कर दो, कितना आता है, 7। भैया वो तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या आता है आगे। प्लस में यहाँ तक तो मैंने ऊपर से उठा के सेम लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, तो दोनों में से जो बड़ा हो उसको पहले लिखना है, ठीक है, जो बड़ा है उसे पहले लिखना है, जो कि है 5x, प्लस में आगे 2x, प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भैया। अब मैंने क्या बता, एक ये ब्रैकेट बन गया, एक ये ब्रैकेट बन गया, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है भैया, x तो दिख रहा है मुझे कॉमन, ठीक है, x निकाल दो। और कुछ कॉमन भैया, और तो कुछ नहीं दिख रहा, नहीं और कुछ निकलेगा भैया, क्या बोल रहे हो, और कुछ निकलेगा, हो ही नहीं सकता, कॉमन दिख ही नहीं रहा बाबू, निकलेगा भैया, कैसे बोल सकते हो, ध्यान से याद करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बोला था मिडिल टर्म का एक रूल याद रखना कि ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। ब्रैकेट सेम इन द सेंस, यहाँ पे जो एक ब्रैकेट बनेगा प्लस यहाँ पे जो आपका एक ब्रैकेट बनेगा, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्रैकेट सेम अगर करना चाहूँ, यहाँ से अगर 2 मिनट के लिए सपोज करो मैंने x को निकाला, सिर्फ x निकला, आपके हिसाब से x निकलना चाहिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे √2x प्लस में 5, यही बचेगा। हाँ भैया, यहाँ से आप क्या बोलोगे भैया, यहाँ से बोलोगे कुछ भी नहीं निकल रहा है ना, कुछ भी नहीं निकल रहा, तो आपसे कुछ नहीं निकल रहा तो 1 लिखोगे बाहर, और सेम एज इट इज इधर छाप दोगे, है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ब्रैकेट सेम होगा, ये देखो, अगर मैं इसको फिर से सेम एज इट इज लिख दूँ, आप बोल रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो सेम एज इट इज मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं भैया। यहाँ पे √2x है, यहाँ पे सिर्फ 2x है, यहाँ पे 5 सिर्फ है, और यहाँ पे 5 के √2 है, क्या डिफरेंस हो रहा है, ध्यान से देखो, पकड़ो डिफरेंस को, पकड़ो, क्या डिफरेंस है भैया, डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पे √2 मुझे खटक रहा है, यहाँ अगर √2 हट जाएगा ना तो यहाँ पे 5 अकेला बचेगा, यहाँ पे 5 अकेला बचेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे फिर कैसे चेंजेस होंगे भैया, अगर आप यहाँ से √2 को हटाओगे तो ये भी √2 बन जाएगा, कैसे 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 बाबू, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ से जब √2 हटेगा तो ये √2 ही बन जाएगा ना। भैया नहीं समझ आ रहा, अरे यार इधर देख, इधर देख, इधर देख। अब आपने जैसे समझा था, आपने जैसे माना था कि x को सिर्फ निकालो, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, तो आपका ये ब्रैकेट बनता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखो मेरे हिसाब से करना, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ से इस पूरे को गायब करते हैं, और हम लोग अब निकालते हैं कलर चेंज करके, हम लोग यहाँ से निकालते हैं x तो निकालेंगे, साथ में √2 को कॉमन निकालेंगे। ओके भैया, अंदर क्या बचेगा फिर, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ से सिर्फ x निकालेंगे, सॉरी, यहाँ से सिर्फ x निकालेंगे, तो अंदर बचेगा √2x प्लस में 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने बोला √2 को कॉमन निकालो, √2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। भैया ये कैसे लिख दिया आपने, ये ब्रैकेट कैसे बन गया, अरे बाबू देख, √2 इंटू √2 2, और 2 के साथ x है, मतलब √2 के साथ x है, तो √2 के साथ भी x आ जाएगा। अरे ये देखना, √2 इंटू √2x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, साथ में x आ गया, √2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 आ गया। ओके भैया, ओके समझ गए भैया। तो यहाँ पे आया एक √2x प्लस में 5, और एक आया x प्लस में √2 इक्वल टू 0। अब आगे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू में 0 आ जाएगा ना, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके लिखेंगे हम लोग, मतलब भैया ये देख, यहाँ क्या था,
रूट टू एक्स प्लस 5, ओके, रूट 2x+5, ठीक है। तो दो ब्रैकेट सेम और साथ में x प्लस रूट 2। अब एक बार रूट 2x+5 को इक्वल टू करेंगे 0 के, और एक बार x प्लस रूट 2 को हम लोग इक्वल करेंगे 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -5/√2 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -√2, ठीक है। हेलो बाबू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रूट 2 है, इसको जरा रैशनलाइज करो। नीचे रूट अच्छा नहीं लगता ना देखने में, तो रूट को रैशनलाइज करो। कैसे भैया? ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई। क्या आएगा मेरे पास? आएगा यहाँ पे, मेरे पास आएगा यहाँ पे, क्या आएगा मेरे पास? आएगा -5√2 अपॉन में 2 रूट टू 2 -5√2/2। ओके भैया, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मतलब एक्स की भैया दो वैल्यू आ रही है। हाँ, दो वैल्यू, एक आ रही है भैया हमारे हिसाब से -5√2/2 और एक आ रही है -√2, बिल्कुल सही। क्या इनकी भी वही आ रही है? चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं क्या इनकी भी वही आ रही है। देखो कितना प्यारा सा छोटी जगह पे आंसर आ गया है, देखा, देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे ना, इसमें तो आंसर यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। आप अपनी कॉपी में खोल के देख लो, क्या ये आंसर है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो किया होगा, आपके बुक में लास्ट में आंसर्स भी दिख रहे होंगे। फटाफट देखो, क्या ये आंसर आ रहा है? देखो, हाँ भाई, चेक कर लिया, ठीक है आंसर, ठीक ही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके सर, तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो हो गया। अच्छा, आप लोगों को ना थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन भी खटक रहा होगा। आप लोगों को भैया लग रहा होगा भैया इक्वेशन तो लग नहीं रहा है। बाबू, ये इक्वेशन ही है भैया, ये नीचे फ्रैक्शन में आ गया, हमें हमें नहीं जमना, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलना। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? इधर देख, समझाता हूँ तेरे को, इधर सुन। इसको ना आप एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे करो। अबे क्यों मोटा हो रहा है? हाँ, नहीं तो हद हो गई, यहाँ पतला करने जाता हूँ और मोटा हो रहा है ये। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, ज़्यादा खिला दिया मैंने इसे, ज़रूर, ठीक बोल रहे हो, ज़्यादा प्रेम से कुछ ज़्यादा ही खिला दिया। हाँ भाई, सुनो, इसको सिंपल एक काम करो, आप लोग सिंपली इसका एलसीएम कर दो। भैया एलसीएम कर दो मतलब? अरे भाई एक बात है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। हाँ भैया, तो ये नीचे एलसीएम होके 8 आ सकता है। हाँ, आ जाएगा। 1 8 जा 8 और 8 2 जा भैया 16x², ठीक है। 1 8 जा 8 और 8 × x 8x, ठीक है। और 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। अब ये तो आता है ना कि बोलो ये भैया ये भी नहीं आता। एलसीएम कैसे करते हैं? नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। मतलब 1 8 जा 8 होता है और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। 1 8 जा 8 होता है, 8 को 1 से x की 1 8 जा 8 को x से किया तो 8x, और 8 1 जा 1 होता है, तो 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। 8 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आया 16x² माइनस 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इक्वेशन बन गया। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो सिंपल इक्वेशन बन गया। हाँ भाई, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। 16x² 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो अब आई होप ये क्वेश्चन जो बाकी 4 क्वेश्चन बच गए हैं, आप लोग बहुत ईजिली, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। आगे भैया क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 ज़रा देखे तो सही, क्या था एग्जाम्पल 1 में? ज़रा देखे तो सही, ज़रा देखे तो सही। ऊपर चलते हैं हौले 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 करके एग्जाम्पल 1 की ओर। और यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और इसका मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए आपको होमवर्क दिया था। देख रहे हो, पिछली क्लास का होमवर्क अब काम आ रहा है ना। आज की क्लास में होमवर्क कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हमने पिछली क्लास में बोला था मैंने आपको कि x का इसमें वैल्यू निकाल लेना, इसी में ही वो बोल रहे हैं। जो इक्वेशंस आपकी आई है ना यहाँ पे, जो हमने खुद क्लास में बैठ के किया था, डिस्कस किया था, इक्वेशन तक हमने लाके छोड़ दिया था, और मैंने बताया x की वैल्यू निकालना, यही x की वैल्यू को यहाँ पे बोल रहा है। अब अगर आपने कर लिया है ये क्वेश्चंस को होमवर्क में, तो बहुत अच्छे, यहाँ पे अब आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पता चल गया इसका आंसर कहाँ पे है, ठीक है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जाके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने जो निकाला वो सही निकाला है या नहीं निकाला। और अगर होमवर्क नहीं किया तो अब कर लेना, ठीक है। पिछली क्लास में नहीं किया तो अब तो बटन बढ़ेगा ना, सिंपल बात सर, कभी ना कभी तो करना है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो एक्चुअली में अब हमें करने हैं। भैया तब से तो बस होमवर्क ही होमवर्क चल रहा था, पहली बार हुआ है कि क्लास शुरू नहीं हुई और होमवर्क पहले आने लगे। हाँ भाई, हमारी क्लास बहुत अलग ही होती है, तभी तो नाम है UM स्पेशल, समथिंग स्पेशल, और स्पेशल क्लास है, स्पेशल आप स्पेशल, मैं स्पेशल, हर चीज़ स्पेशल है, ठीक है भैया।
आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स निकालने जिसका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 में। ठीक है भैया, निकाल देंगे। कैसे निकालेगा भाई, कैसे निकालेगा? हाँ निकाल देंगे, कैसे निकालेगा भैया? आप बताओगे ना? अच्छा हाँ, मैं तो बताऊंगा ही, खुद से तो सोच ले पहले कि कैसे निकालेगा। दो नंबर जिसका सम 27 और प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। अब देख, दो नंबर निकालने हैं तो मैंने क्या बोला, एक नंबर को लेट कर लो, लेट दी फर्स्ट नंबर, लेट दी, राइटिंग पे बन जाना, हेलो मैं माउथ से लिख रहा हूँ क्योंकि, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए टी क्यू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्वेश्चन से कुछ उठा रहे हो तो ए टी क्यू लिखना। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स लिखा, अब ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाँ भैया शॉर्ट में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बोल सकते हैं क्या, हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरा नंबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सेकेंड नंबर बी, द सेकेंड नंबर बी क्या होगा सेकंड नंबर? भाई सेकंड नंबर जो भी होगा ना वो 27 माइनस एक्स होगा, पक्की बात है भैया। ये क्या लिखा? अरे भाई अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 27 में से एक्स को हटा दो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दोनों का सम 27 है। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक मेरा 10 है, आप क्या बोलोगे दूसरा क्या होगा, 17। कैसे पता लगाया? आपने बोला 27 में से 10 हट गया तो बचा कितना, 17, और तभी तो इन दोनों का सम 27 बनेगा। हाँ भैया, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ 10 की जगह को मानो एक्स, 10 हमें नहीं पता है, उसकी जगह मैंने बोला एक्स। तो ये x जो है, इस x को आप क्या करोगे, 27 में से जैसे 10 माइनस कहते हैं, यहाँ पे 27 में से क्या माइनस करोगे, x को माइनस करोगे, तभी दूसरा नंबर मिलेगा, है ना? बस वही लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड नंबर भी हमें मिल गया क्या, 27 माइनस एक्स। अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट को x मानना है? अब तो पता चलेगा, हेलो अब तो पता चलेगा। मैं भी पहले बहुत ऐसे मेरे माइंड में आता था कि भैया हमें कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे समझ आएगा। मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता था, वो बोलते थे कि हम बैठे ही हैं तुम्हें करवाने के लिए, हम बैठे हैं तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुम पहले से समझ जाओगे तो फिर हम लोग क्यों बैठे, तुम तो सब खुद ही कर लोगे फिर, है ना? हम लोग के बैठने का मतलब ही है कि आप लोग को समझाना। अगर आप खुद ही सब लोग को चीज़ समझ जाओगे देन हमारा क्या रोल है वहाँ पे। लेकिन अब तो आ जाएगा ना, अगर अब ये क्वेश्चन है कि अब नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भैया, बहुत वही सुनना था। अब देखो, अब क्वेश्चन ने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रोडक्ट जो है 182 है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे अगेन, क्या भैया हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या कि इनका प्रोडक्ट, पहला नंबर x और दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 182, कितना है 182। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो बस ये करना था। अब 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। बस ये इसी की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसे लिख लो, इन दोनों को उधर लेके चले जाओ तो इधर 0 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 है। या इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर उधर एक ही बात है। तो ये आपका एक सिंपल इक्वेशन बन गया, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है। x की वैल्यू बाबू आपको निकालनी है, आपका मिडिल टर्म का बहुत अच्छे से नस में घुस जाएगा मिडिल टर्म, आपके इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी मिडिल टर्म की, ठीक है। क्योंकि आगे हर जगह मिडिल टर्म आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना ही है, अभी नस में बिठाने हैं मिडिल टर्म को। तो x की वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है। तो दोनों नंबर्स में से अगर x की वैल्यू पता चल गई, सपोज करो x की वैल्यू 10 आई, तो ऑब्वियसली बात है 27 माइनस 10 अगला क्या होगा 17 होगा, ठीक है। तो वो आप लोग अपने से निकालोगे। इक्वेशन आपका यही है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अगर पॉज करके खुद से लिखना है खुद से लिख लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। अगला क्वेश्चन, ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये किया कैसा लग रहा है ना, सुना सुना सा लग रहा है ना, सुना सुना तो नहीं लग रहा, सुना सुना लग रहा है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम जिसका स्क्वायर का 365 है। ऐसा एक सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं, थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, ज़रा झलके दिखा देता हूँ उसकी मैं आपको पता चलेगा कि हाँ भैया सेम क्वेश्चंस भी होते हैं। एग्जाम्पल्स का वैल्यू आपको समझ आएगा कि एग्जाम्पल्स करना क्यों ज़रूरी होता है। इसमें था या एग्जाम्पल्स में था, अच्छा नहीं एक्सरसाइज में ही था, ये रहा एक्सरसाइज में ही था। ये देखो 2 एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप का दिया है, लेकिन टॉपिक एक ही पकड़ा है इन लोगों ने, ठीक है। ये देखो बाबू 1 मिनट रुक जाओ, हाँ अब ठीक है, चलो देखो, ये देखो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर,
हमने क्या माना था, एक को x माना था और एक को x+1 माना था। अगर पार्ट नंबर 1 देखा है तो आपको पता होगा कि हमने ऐसा क्यों लिया था। जैसे कि एक है 1 और एक है 2, एक है 3 और एक है 4, तो आप 4 को क्या लिख सकते हो, आप 3+1 लिख सकते हो ना। आप 2 को क्या लिख सकते हो, 1+1 लिख सकते हो ना। कैसे करते हैं सर ये, आप लोग x के साथ 1 को प्लस करते हो। x के साथ मतलब भैया, अगर मैं बोलूँ इसको मैं x लेट कर रहा हूँ, मतलब एक नंबर मेरा x है तो दूसरा क्या होगा, उसमें 1 जोड़ दो, अगला x+1 ही तो होगा। अगर एक नंबर मेरा 5 है तो दूसरे को आप 6 कैसे बोलोगे, 5 के साथ 1 को जोड़ के ही तो बोलोगे, तभी तो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा। हाँ भैया, हाँ ठीक बोल रहे हो, बस इसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम लोग इसी चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल गया हमें, एक x है और एक है x+1। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 भी किया है जहाँ पे x y वेरिएबल की बात होती है, और चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ x वेरिएबल की बात हो रही है। तो बिल्कुल भी सर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे x का y ले आते हैं, ठीक है। सिर्फ याद रखें चैप्टर नंबर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो सर वहाँ पे x ही आपका आएगा, y नहीं आ सकता। y नहीं आ सकता का मतलब वेरिएबल से एक ही आएगा सर, या तो x लेके काम करो, बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में x लेके ही सब करते हैं, या तो y लेके काम करो। x y दोनों नहीं आ सकते क्योंकि वो चैप्टर नंबर 3 में आते हैं सर, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर, यहाँ पे आपको सिर्फ एक मिलर टर्म, आप कैसे x y के 2 वेरिएबल निकाल लोगे, एक ही निकलेगा ना सर वहाँ से, बात समझ आ रही है। तो ये भैया हमें कैसे पता चलेगा, पेपर में तो लिखा नहीं आता ना कि इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है, तभी तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस। आप जब दोनों मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 को आपने किया, अब 4 को कर रहे हो ना अगर, तो आपको डिफरेंस फील होगा। आप अगर 3 को अब खुद से सेल्फ स्टडी करना, 3 का वर्ड प्रॉब्लम्स करना, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ पे कराए, और 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स करना, यू विल फील द डिफरेंस। उनके दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सब प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको कि चैप्टर नंबर 3 में कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें पता चल गया, एक है x और एक है x+1। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम 365 है, उनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो भैया हुज सम, हुज स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे और उसका सम कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश समझ आनी चाहिए सर, वरना दिक्कत हो सकती है। तो देखो मतलब अगर मेरा एक x है तो अब क्या हो जाएगा, वो x², ठीक है। और एक मेरा x+1 था तो अब वो क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर एक 5 है और एक 6 है तो आप लोग क्या करते हो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 करते हो ना, वैसे यहाँ पे पूरे में स्क्वायर लगेगा सर। ऐसा मत करना x²+1 ना, x² और x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनके बीच में क्या आ गया, सम का वैल्यू आ गया, मतलब सम क्वेश्चन नहीं बोला था कि सम करना है, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 365, ठीक है। और यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं इसमें थोड़ा सा स्किप पार्ट करा रहा हूँ आपको क्योंकि ये सेम हमने ऊपर भी किया है। आपको सबसे पहले लेट करना है, लेट द पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, then according to the question the second positive integer be x+1, ठीक है। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, क्वेश्चन बोला ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया x², यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, हाँ भैया लग रहा है। ये सब को फॉर्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए एकदम। x² प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2x इक्वल टू 365, ठीक है। x² क्या होता है, 2x² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 365, ठीक है। अब आगे अगर और सॉल्व करेंगे इससे तो क्या आएगा बताओ। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो भैया 365 को इधर माइनस में ले आओ तो ये बन जाएगा 2x² प्लस में 2x माइनस में 1 या 365 से तो 364 बचता है सर इक्वल टू 0। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? वेल आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, मतलब जितना छोटा कर सको उतना छोटा करके, आपकी सहूलियत के लिए। और मार्क्स भी उसमें कटने के बिल्कुल 0 चांसेस होते हैं। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x² प्लस में x माइनस में 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इक्वल टू 0, ये आपका बना फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो 1 इंटू 182 करूँगा तो 182 आ जाएगा, फिर उसमें एलसीएम प्लस माइनस यहाँ 1 कैसे लाऊंगा? मतलब मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं, अरे भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा, रुक जा बता रहा हूँ। ये देख, योर भैया ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है। चलो कलर बदलते हैं क्योंकि हम लोगों को अलग अलग कलर से लिखना बहुत पसंद है, ठीक है। वैसे सच्ची बताऊँ, मुझे बस एक ही अलग लगता है ऑफलाइन में और इसमें। क्या? ऑफलाइन में पता ही है वो ब्लैक इंक से लिखना होता है, वाइट बोर्ड में लिखना होता है, ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर से, या तो ब्लैक इंक या तो ब्लू इंक, इससे ज़्यादा और इंक्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कितने इंक लेके हाथ में घूमेंगे। लेकिन यहाँ सही है भाई, डिजिटल जब भी आता है ना बंदा, वहाँ पे कलर रेनबो बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन में 10 कलर्स यूज़ कर दो, हाइलाइटर यूज़ कर दो, जो मर्जी पिक्चर GIF जो यूज़ करना है यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बहुत सही है, ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है। मतलब अटेंशन स्पैन आप बढ़ा सकते हो बच्चों का, वो ग्रैब कर सकते हो। वहाँ पे तो ऑफलाइन में चुटकुले बोलो, जो बोलो, उससे आपको अजीब हरकतें करके बच्चों को अटेंशन अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बच्चा कब ढेर हो जाए पता नहीं चलता। वहाँ पे उनकी एनर्जी को बढ़ा के रखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, जब तक वहाँ पे बुलवाना पड़ता है बार बार। क्यों बुलवाने से ना, वो सोचो 50 बच्चे एक साथ बोल रहे, क्या खतरनाक एनर्जी बनती होगी वहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ है सर, तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी मिसिंग है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा फील करेंगे कि आप सब लोग एक साथ चीज़ें बोल रहे हैं, मेरे साथ पूरी अटेंशन के चीज़ें कर रहे हैं, और ये रेनबो तो है ही हमारे साथ हमारा काम करने के लिए, ठीक है सर। चलिए तो 2 से इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 × 18 और 2 1 × 2। फिर ये किससे जाएगा भैया? 3 से जा सकता है? नहीं भैया बिल्कुल नहीं जा सकता। कैसे पता चला बाबू? 9 और 1 क्या होता है? 10, और 10 का 3 से जाता है? बिल्कुल नहीं, तो इसको हटा दो। तो यहाँ पे 91 किससे जाएगा? और ये तो मैं भी फंस गया यहाँ पे 2 मिनट के लिए, ज़रा देखते हैं। 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है। 7 1 × 7, हाँ 7 से जाएगा। 7 1 × 7, 2 बचेगा। 21 7 3 20। भैया ये हाथ में कैसे कर दे रहे हो आप? बाबू तुम्हें भी हाथ में ही करना होगा, या आप ऐसे बच्चों की तरह पीछे रफली नहीं कर सकते। 91 को लिखा ऐसे किया, 7 1 × 7 किया, 9 में से 7 करता, 2 बचा, इस एक को नीचे लाया, 7 3 21। कितना टाइम लगा देख रहे हो? वही चीज़ मैंने सीधा लिखा है यहाँ पे। ये पूरा पार्ट ना प्रोसेस आपके मुंह में ओरल में हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं चल सकता, इतना टाइम नहीं है सर ये करने का, सीधा ओरल में। नाउ 13 1 × 13। भैया मुझे 1 लाना है, मुझे 1 बताओ कैसे लाऊं? अरे बाबू देखना, सीधा दिख तो रहा है। 7 2 क्या होता है? 14, और यहाँ पे कितना है? 13। क्या 14 और 13 में से कुछ माइनस करके 1 आता है? हाँ भैया दोनों में से दोनों को माइनस कर दो, 1 आ गया। अरे भाई तो क्या दिक्कत ले रहा है? हो तो गया फिर आंसर। कर लेगा अब? अरे कर लेगा कि नहीं? हाँ भैया अब तो कर लूँगा। आपने एलसीएम कर दिया, अब आगे का मैं कर लूँगा खुद ही। इनमें से बड़ा नंबर लूँगा 14x को, माइनस करूँगा उसमें से 13x को, माइनस में 182 इक्वल टू 0, 2 ब्रैकेट बन गया, उसमें से जो कॉमन निकलेगा निकालूंगा, और देन हो गया। बहुत अच्छा, ठीक है। लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है पॉज करके लिखना है, फोटो लेना है, जो करना है करो, पर जल्दी करो, ठीक है। रुको मुझे पॉज मारने दो, ठीक है। चलो हाँ, बहुत मैं भी स्क्रीनशॉट्स लेता था ना, बड़े वल्गर पोज आते थे टीचर्स के। आई डोंट वांट डैट। और वो हमेशा जन्मांतर के लिए वो मेरे गैलरी में छपे रहते थे। वो मैं गैलरी से रहा, गूगल फोटोज़ पे तो रहते ही थे। और चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो क्वेश्चन बोला था, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। समझ आ गया भैया? बिल्कुल नहीं आया, बाउंसर मार दिया। मुझे पता था कुछ भी नहीं आएगा समझ। इसके लिए टुकड़ों में चीज़ों को समझना पड़ता है ना। वो ऐड देख रहा है, टुकड़े टुकड़े टुकड़ों पे क्या जीना। बाबू यहाँ तो टुकड़ों पे ही जीना होगा, टुकड़े टुकड़े पे समझना होगा, तभी चीज़ें समझ आएगी। तो देख भाई क्वेश्चन बोला, द अल्टीट्यूड का मतलब हाइट की बात हो रही है, ठीक है भैया यहाँ तक समझ गए। ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है भैया, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हाइट की बात हो रही है, यहाँ तक समझ गए। आगे बताओ, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर उसका बेस x है
तो उसका अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, जो भी होगा उसमें से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब अगर वो 13 है तो उसमें से 7 को माइनस कर दो, अगर वो 17 है तो उसमें से 10 माइनस कर दो। तो वैसे हमें नहीं पता क्या है तो हमने उसको x मान लिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, x - 7। ठीक है भैया। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब ये अल्टीट्यूड और बेस की बात कर रहा है। अब उसने ना आंसर तो क्वेश्चन में दे दिया, क्या उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, जो हर बच्चे को याद रहता है भैया, समझ गए कौन सा भैया, पाइथागोरस। हाँ, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। p क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड, और b मतलब बेस, और h मतलब आपका प्यारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब अगर इसमें इसको सॉल्व करूंगा तो h की जगह पे क्या लिखूंगा, हेलो, h की जगह पे क्या लिखेंगे, h की जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या, 13, क्योंकि h की वैल्यू 13 थी। ये देखो h की वैल्यू क्या थी, 13, तो h की जगह पे आ जाएगा हमारा 13, यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू p हमें नहीं पता पर हमें पता है x - 7 है, तो x - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो b कितना है मेरे पास, x, तो प्लस में x का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर -2ab, मतलब 2 इंटू एक्स, 2x, और 2 इंटू एक्स इंटू बी, मतलब 7 2 जा 14x। भैया ये बिल्कुल नहीं समझ आया क्या लिखा आप, अरे बाबू देख, 2 इंटू ए इंटू बी, ये लिखते हो तो 2 7 जा 14 होता है, तो 14x। हाँ भैया ठीक है, प्लस कितना, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है भैया, अब देखो भाई 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस हो रहा है क्योंकि माइनस में 14x, और ये 49 को काम करते हैं, चलो छोड़ो ये लिख देते हैं। ठीक है, अब देख भाई, इसको इधर ले आ तो क्या हो जाएगा, इधर तो 0 बन जाएगा, वैसे 0 ऑटोमेटिकली, आप इसको अगर सीधा डायरेक्ट ये भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, ये मतलब आप सीधा लिखो 2x स्क्वायर माइनस में 49। 0 इधर कभी भी हम लोग नहीं लिखते, जनरली इधर ही लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट एग्जामिनर समझ जाएगा, आप इसको इधर लेकर आए हो और आपने इक्वल टू में 0 लिख दिया, 0 उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 169 इधर लेकर आओगे, आपको पता है यहाँ पे 49 है, 169 से 49 गया तो कितना आपका आता है 120, और वो भी नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 169 इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, और बड़ा कौन सा 169, उसके सामने नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव में, तो माइनस में 120 इक्वल टू सीधा इधर 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या अब ये आगे सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, निकाल दे भाई, फिर निकालना, फिर रुका क्यों, अबे निकालता क्यों नहीं, 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया भाई, हाँ जी हो गया, चलो 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 चलो, हाँ भाई क्या हुआ, अरे तुम भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते मस्त पढ़ो मेरी क्लास में, मैं कोई नहीं रोकूंगा टोकूंगा, ठीक है, मैं सब देख भी नहीं पा रहा हूँ, पर मस्त बिंदर खाते पीते पढ़ते रहो, सामने खाना पीना रखो, फालतू चीज़ें मत रखना, वेफर्स जो होते हैं, खाना है तो खाओ ठीक है, पर उसको थोड़ा कम ही अवॉइड किया करो, चना वना खाओ, ठीक है, छोले वोले खाओ, उसके बाद आपके भीगे हुए जो ये होते हैं ना छोले, ये सब की बात करो, स्प्राउट्स खाओ, घर पे सब पड़े हैं आपके, कच्चे में सारी चीज़ें पड़ी है, बस उसको भिगा के रखना है, अंकुरित बोल रहा हूँ मैं, दाल वाल जो होती है सबसे बॉयल वाले खा लो, मखाना होता है वो खा लो, ठीक है, बहुत सस्ते आते हैं सर ये सब चीज़ें, आपके घर में पहले से बहुत, इतनी सारी चीज़ें आपके घर में पहले से है ना, आपको पता भी नहीं है, बट हमको क्या देखता है वो दूर का वो अलग से मसाला वसाला डाल के जो बाहर देता है, भाई मुझे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा खाना चाहिए, ठीक है, पेट वेट में थोड़ा प्रोटीन भी जाना ज़रूरी है, तो प्रोटीन के लिए हरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, ओके, हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं क्लास के बीच बीच में ऐसे थोड़ी बहुत ज्ञान भी देता रहूँगा, ठीक है, खाने पीने से रिलेटेड। देखो बॉडी बॉडी बनाना अलग बात हो गई, अंदर से हेल्दी लेना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और अंदर से हेल्दी रहने के लिए ना जितना हो सके
नेचर के साथ जुड़े रहना, नेचुरल चीज़ों के साथ लगे जुड़े रहना, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। छोटे में अभी शरीर का पता नहीं चलेगा कि क्या गलत रिएक्ट कर रही है, सही रिएक्ट कर रही है, बट बाद में फ्यूचर में बहुत दिक्कत देगा, ठीक है, इसलिए ओके। चलो सर शुरू करते हैं। कहाँ पे हाँ भाई, तो ये तो हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पे भैया आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है भैया, चलो चलते हैं। तो चलो भाई चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट्स गो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। बहुत बढ़िया भैया, कुछ समझ नहीं आया क्या बोला। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब आपका जो लकड़ियों का काम होता है ना, वैसे समझ लो। प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं क्या, पोट्री आर्टिकल्स, मतलब एक प्रोडक्ट मान लो, एक प्रोडक्ट को ये लोग प्रोडक्ट पोट्री आर्टिकल्स होते हैं, वो लोग इसकी बनाते हैं। कितने बनाते हैं वही हमको निकालना है, एक दिन में कितने बनाते हैं। आगे वो क्या बोल रहे हैं, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या सर ये ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे में, अरे भाई जा पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्शन की हर एक आर्टिकल की, वो 3 ज़्यादा है, बस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सारा आंसर यहीं छुपा हुआ है, सारे क्वेश्चन यहीं छुपा हुआ है। जो भी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, सर क्या कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो 3 ज़्यादा है, मतलब 3 मोर, मतलब 3 प्लस होगा, देन ट्वाइस डबल होगा। किसका डबल होगा, उस नंबर का जितना आर्टिकल एक दिन में बनता है। ठीक है भैया, आगे वो बोल रहा है जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो है 990 रुपये। कितना, एक दिन का, ऑन दैट डे, एक दिन का 90 रुपये। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। भाई बहुत सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था अरे भाई साहब ओके, अरे यार ना, तू क्या है, तू यार दो भी यार, बहुत ये बड़ा मजाक करता है। देख भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दो चीज़ निकालनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप बोलोगे भैया आपने सिखाया था जो भी निकालना है उसको एक्स मान लो, और यहाँ तो 2 चीज़ें निकालनी है, तो एक्स को माने। एक बात बता, यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट किसकी दी है, टोटल कॉस्ट दे दी है तेरे को, है ना, तुझे एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालने को बोली है, करेक्ट है भैया। और इन्होंने कॉस्ट को किससे लिंक किया है, देख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 ज़्यादा है, ट्वाइस है, किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल से। सर नंबर ऑफ आर्टिकल से लिंक है तो एक्स भी किसको मानेगा, जो आर्टिकल्स है उसको। भैया कैसे, समझ नहीं आया। अरे भाई एक बात बता, वो जो अभी हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन किया था तूने, ठीक है, उसमें तूने एक्स किसको माना था, बेस को माना था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है वो था परपेंडिकुलर जो है वो बेस से 7 कम है, मतलब परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं बेस से लिंक कर रहा था, इससे तूने बेस को ही एक्स माना था, जिससे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्स आ जाए। बात समझ रहा है। वैसे ही यहाँ पे अब देख, मैं जब मानूंगा लेट, देख ध्यान से, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे, इन अ डे इज एक्स, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इन अ डे इज एक्स, उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने एक्स मान लिया। अब जब मैं एक्स मानूंगा तो क्या होगा, देख ध्यान से, बात को ध्यान से सुनियो, समझियो क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। देखो एक्स जब माना तो मैं क्या बोलूँगा, कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 90 है। और वो क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है उस एक्स का डबल कर दो और उसी में 3 को ऐड कर दो, तो वो आपके इक्वल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जो कि है 90। यही बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्वाइस एंड 3 ज़्यादा उस दिन का जो भी आपका कॉस्ट है, वो कितना कॉस्ट है, 90 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, 3 more than twice the number of article produced on that day. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹95 नंबर ऑफ, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब देखो क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ भैया निकल जाएगी। कैसे, 90 में से 3 गया तो कितना आता है भैया, 90 में से 3 गया तो हमारा आता है 87, तो 87/2 आएगा ये, 87/2। क्या यही है आंसर, एक्स की वैल्यू। एक मिनट को चेक कर लेते हैं। नहीं, मैंने एक चीज़ गलती किया सर, मुझे वही अटपटा लग रहा था कि यहाँ पे इक्वेशन तो बन नहीं रही है, और मुझे जब डाउट एकदम अटपटा सा मुझे तब लगा जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ रही है,
भाई कोई बताओ, हमने एक्स किसको माना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। आप दिन में जितनी चीज़ें बनाते हो क्या वो कभी पॉइंट पे बनेगी? मतलब आपने बोला आज मैंने 4 पूरे, सपोज करो आपकी टॉय की दुकान है, आपने बोला मैंने 4 टॉयज़ बनाए और एक मैंने आधा बनाया, 4.5 टॉय बनाए, या 4 बनाए और 4.3 टॉयज़ बने, ऐसा कभी होगा? या तो 4 बनेगा तो 5 बनेगा ना। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ने में गलती की, इसलिए बोलता हूँ इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो मुझसे भी गलती हुई ना, ये देखो क्वेश्चन ने यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात की है, टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट 90 है और ये किसका कॉस्ट भैया आपने लिखा है 2x+3। बाबू ये ध्यान से देख कि एक का कॉस्ट है, एक का। देख यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हेलो हेलो, कितना ईच आर्टिकल? एक आर्टिकल का कॉस्ट 3 ज़्यादा और 2 टाइम्स है नंबर ऑफ प्रोड्यूस जितना भी हो रहा है उसका। तो ये एक आर्टिकल का है, मुझे टोटल आर्टिकल्स का चाहिए, मतलब टोटल जितने भी बने होंगे। टोटल कितने बने हैं? टोटल कितने बने हैं भैया? टोटल तो हमें पता नहीं। अरे पता है तेरे को भैया? कहाँ पता है? अरे पता है तेरे को, देख ध्यान से। टोटल कितने बने हैं? टोटल x बने हैं, तो इसको क्या x से मल्टीप्लाई करेगा? ओह अच्छा भैया, समझ गए भैया, समझ गए। आप बोलना चाहते हो ये एक का दाम है, ये एक का कॉस्ट है, 1 आर्टिकल कॉस्ट, ये 1 आर्टिकल का कॉस्ट है, 1 आर्टिकल कॉस्ट, ठीक है। और ये x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल। ये x क्या है हमारा? ये है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल। ये वाला क्वेश्चन में स्टार लगा लो। इस क्वेश्चन को आई वांट कि आप प्रैक्टिस करो इसको। क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया अपने बिना प्रैक्टिस किए गए तो डेफिनेटली आप इसमें गलती करके आओगे, डेफिनेटली। आप जल्दी जल्दी में लिख तो दोगे कुछ भी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या किया। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आप चाहो तो इसको 2 स्टेप में भी तोड़ सकते हो। मैंने जैसे इसको एक स्टेप में लिखा ना, आप सबसे पहले यहाँ पे दिखा सकते हो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x+3, ठीक है, ऐसे दिखाया। फिर आपने नीचे दिखाया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x 2x+3 इक्वल टू, हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल x 2x+3 इक्वल टू 90। ऐसे भी आप लोग शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है सर। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो। अब इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुका है, तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि बहुत ध्यान से इसको नोट करना, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको नोट करना और समझ समझ के लिखना, ऐसे नहीं कि बस छेप दिया, अच्छे से समझ के लिखना। ओके, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 2x² प्लस x को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3x। उसके बाद इक्वल टू में क्या है? 90 है। उसके बाद 2x² प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए भैया। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ क्या यहाँ से कुछ कॉमन आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन निकल ही नहीं सकता। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसका सिर्फ यही क्वेश्चन होगा जिसका मैं अब आपको x की वैल्यू में निकाल के दिखाऊंगा। ये मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा, मैं खुद निकाल रहा हूँ इसका, ठीक है। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है भैया? 180। 180 का एलसीएम करो, 180 का एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 से 9, फिर 3 बन जा 3, ठीक है। अब देखो मुझे बीच में 3 चाहिए, कैसे लाएंगे? देखो 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, यहाँ पे 3 3 जा 9, नहीं बन सकता, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, मिल गया भाई। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में मिले। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 जा 4 पकड़ा और 4 3 जा 12 पकड़ा, एक नंबर मुझे मिला 12। यहाँ से 5 3 जा 15 पकड़ा, एक नंबर मिला मुझे 15। भैया आपको कैसे मिल गया भाई? सिर्फ प्रैक्टिस। आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ नंबर्स घुमाने पड़ेंगे, एक के साथ दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर करके देखने पड़ेंगे कि कौन से 2 नंबर है जिनको मुझे पकड़ना है और जिनका प्लस माइनस करके, प्लस करो या माइनस, कोई एक चीज़ करके 3 आ रहा हो। जैसे यहाँ माइनस करके 3 आ रहा है मेरा, ठीक है। 15 में से 12 गया, 3 आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 2 नंबर मिल गए ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस है तो प्लस, बड़ा कौन सा? 15, तो पहले लिखेंगे 15x, फिर माइनस करेंगे 12x, माइनस करेंगे 90 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा, तो एक ब्रैकेट बना मेरा ये वाला, एक ब्रैकेट बना मेरा, ओ सॉरी ये वाला, ठीक है, समझ गया ना, ये वाला एक ब्रैकेट बना है। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है डिजिटली काम करने का। इतना छोटा सा भी स्पेस हो, उसको जूम कर करके पूरा क्वेश्चन हो सकता है इस जगह पे, देख रहे हो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में आपको रब करना ही पड़ेगा।
ओके, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें कुछ कॉमन आएगा, भैया यहाँ 2 है यहाँ 15 है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो x को कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 2x प्लस में 15, 2x प्लस में 15। ठीक है, आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे इसको ध्यान से देखने में -s है। ठीक है, अब देखो 12 और यहाँ पे 90, क्या कॉमन निकालूं। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका, आप लोग ना अब यहाँ पे कुछ बच्चे बेवकूफ़ी करेंगे, कैसे बोलोगे, यहाँ पे पहले 2 को निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या और भी चीज़ कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ 6 है, यहाँ पे 45 है, तो 3 कॉमन निकालेंगे और सीधा ब्रैकेट कॉमन करना है ना, तो यहाँ पे सीधा ब्रैकेट सेम लिख दो, 2x प्लस में 15। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ पे 12x है, कितना निकाला होगा, कितना निकाला होगा सोचो भैया, 6 निकाला होगा, बस 6 2 12 होता है, और यहाँ 16 × 5 90 होता है। ओके भैया, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा भैया बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन हमने प्लस किया है। ठीक है, समझ गए ना, बाहर माइनस है इससे अंदर का साइन प्लस हुआ है। तो आप लोग हमेशा ना ऐसा कर लिया करो, दोनों ब्रैकेट पहले लिख दिया करो, एक ब्रैकेट मिल गया दूसरा ऑटोमेटिक वही लिख दो, अपने आप पता चल जाएगा क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, ओके, तो एक बना मेरे पास 2x प्लस में 15 और एक मेरे पास बना x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0 और एक है मेरे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आई मेरे पास -15/2 और x की एक वैल्यू आई मेरे पास 6। बताओ कौन सी सही, ये वाली या ये वाली। अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, मैं तो डर ही गया था भाई, बीच रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप खुद बताओ, यहाँ पे आप लोग बताओ मुझे कि कौन सा सही होगा। एक्स हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, कि क्या चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। क्या नेगेटिव में कुछ प्रोड्यूस हो सकता है कि आज ना मैंने -5 टॉयज बनाए, मेक सेंस, नो सर। ठीक है, तो हमने 6 टॉयज बनाए, हमने 6 आर्टिकल्स बनाए एक दिन में, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 बने। अब क्या कॉस्ट भी निकल जाएगी, हाँ हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी, हम पे 6 आ गया, अब हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी भैया, कॉस्ट निकालने के लिए देखो यहाँ पे उसने किसका कॉस्ट पूछा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल को हम हमारा कॉस्ट क्या था 2x प्लस 3, है ना, 1 आर्टिकल कॉस्ट 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 देन 2x की जगह पे आएगा 6 प्लस में 3, 6 2 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। वाह भाई, आंसर पहले से लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ 6 2 12 प्लस 3 15, तो एक का कॉस्ट है 15, टोटल बने हैं 6। रीचेक करने के लिए आप 15 × 6 कर लो, आपके पास 90 आता है। क्या 90 रुपये टोटल लगाए, हाँ भैया, मतलब टोटल एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनते हैं, एक का कॉस्ट 15 रुपये, इसलिए 15 गुना 6 टोटल 90 रुपये लगते हैं। बिल्कुल सही भैया, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई, क्या बोलना चाहते हैं, समझ गए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये चीज़, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x प्लस 3, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास x है, तब जाके हमारे पास यहाँ पे टोटल आर्टिकल्स आए हैं। ठीक है, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, तीनों को मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। ओह सॉरी, ये क्या किया, ये 90 है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमारा अलग है, इसको बिल्कुल भी इसको अलग ही रखिएगा। ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ओके भैया, इसी के साथ हमारा 4.2 खत्म होता है। तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम लोग 4.2 को ख़त्म करते हैं। हमारा 4.2 खत्म हो चुका है, प्लीज़ प्लीज़ तालियां बजा लीजिए आप भी। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे करके स्लोली हम लोग अब धीरे चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे भैया, क्या होते हैं रूट्स के नेचर। उसके लिए मैं ज़रा आपको अपने इस चार्ट्स की तरफ लाना चाहूँगा, आपको इधर थोड़ा सा ला के आपको चीज़ें समझाना चाहूँगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका है कि नहीं, मुझे एक बार 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो सर ये जो ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ये आपके मुझे एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे। एक्चुअली में ये जो मैंने चार्ट बनाए हैं, ये आपके ओल्ड के हैं, ओल्ड मीन्स ओल्ड से भी ओल्ड, मतलब डिलीटेड जब नहीं थे ना तब से है ये वाले, जिसमें मैंने सब कुछ रखा है इसमें। ठीक है, क्योंकि भाई आने को तो बाद में कभी भी आ सकता है ना ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको सब कुछ इसमें कंप्लीट रखा था। पर ये चीज़ आपका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नहीं करेंगे आगे। सोच रहे, ये देखो कितना, ये बहुत सारा कंटेंट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, ये हमने अपने टाइम पे पढ़ा था। आप लोग ये वाला कि 10th का सिलेबस बहुत कम हो गया सच्ची बताऊँ तो, मतलब अब एक्चुअली में ईजी हो गया। पहले थोड़ा सा आप बोल सकते थे कि लेंथी है, बट अब वो भी नहीं रहा। मतलब अगर मैं तरीके से बताऊँ ना, तो एक बच्चा एनसीईआरटी को सिर्फ अगर करे, सिर्फ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी वो बहुत आराम से आपका मतलब अगर सिर्फ मैथ बोलूँ कि रोज़ अगर सिर्फ मैथ कर रहा है, रोज़ और कुछ नहीं, सिर्फ मैथ कर रहा है, तो बहुत ईजिली वो 1 महीने के अंदर एनसीईआरटी कर देगा।
बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। 1 महीना मतलब बहुत, हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के करना। एक पहली रिवीजन मैं इस उस हिसाब से बता रहा हूँ। एक महीना भी मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बोला है वैसे तो। मतलब अगर आप एक चैप्टर को भी 2 दिन करेंगे, आपके पास टोटल कितने 13 से 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। अच्छा, तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, नेक्स्ट हमारे मेथड की तरफ। फैक्टराइजेशन जो हमने टॉपिक शुरू किया था, आप ज़रा भूल गए होंगे, ज़रा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ फैक्टराइजेशन की ओर। हमने क्या पढ़ा था, हम फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने मिडल टर्म के बारे में बात किया था, है ना। फैक्टराइजेशन में हमने मिडल टर्म के बारे में बात किया था, और मिडल टर्म हो गया हमारा, कंप्लीटनेस स्क्वायर हमारा नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है ये नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। अब इसको ज़रा समझते हैं, जिसमें क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारा कहा गया ये रहा द्विघात सूत्र, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड की। किसकी बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड की। अब देखो भाई क्या होता है इसमें, एक डी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद करना पड़ेगा, सिंपल बात है भाई, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भैया। जनरल फॉर्म आप लोग को पता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपको डी निकालना है, ठीक है भैया। डी निकालने के बाद आपको देखना है जो डी की वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी है या नहीं है। क्यों भैया, ये क्यों देखना होता है, क्योंकि अगर ये 0 से छोटी है ना तो ये आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। अभी बताऊंगा कैसे। अगर ये 0 से बड़ी है तो हम आगे जाएंगे x निकालने की तरफ, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ी है तो हम आगे जाएंगे क्या निकालने के लिए, x निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो भाई, मैं ध्यान से सुनना मेरी बातों को। x निकालने का फॉर्मूला सबसे बड़ा घातक फॉर्मूला, देखते ही चक्कर आ जाओगे सब लोग। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बीच का माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। कुछ याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है भैया, कुछ नहीं है बल्कि डी का फॉर्मूला है। तो बस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो माइनस बी प्लस रूट प्लस और साथ में ये वाला माइनस, मतलब अलग अलग इन्होंने दिखाया है। एक बार माइनस बी के साथ प्लस रूट डी अपॉन 2 है, और एक बार माइनस बी के साथ माइनस रूट डी अपॉन 2 है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, डी निकालना है। डी देखना है 0 से बड़ा है कि नहीं, अगर 0 से बड़ा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। माइनस बी प्लस और एक बार माइनस रूट डी, डी की जो भी वैल्यू आएगी वो अपॉन 2 है। भैया ये ए और बी क्या है, ए और बी कुछ नहीं आपका, ये तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में ए और जनरल फॉर्म में बी होता है, बस ये है यहाँ पे भैया। वैसे तो ठीक है, पर अगर आप एक क्वेश्चन कराओगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता है मुझे, पता है। देखो आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी और सी डिफाइन कर लो। ए क्या है मेरे यहाँ पे 2, बी क्या है यहाँ पे मेरा -7। सर नेगेटिव जो साइन है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। 2 क्या है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन अगर नेगेटिव होता तो -2 लिखता मैं। बी -7 और सी कितना है मेरे पास 3, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं इसको आपको खुद निकाल के दिखाता हूँ। डी इक्वल टू, थोड़ा सा मोटा हो जाए भाई, थोड़ा सा मोटा हो जाए बस, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो भाई, बी कितना है मेरा 7 है ना, तो -7 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे क्या आएगा 2, ए की जगह पे 2, और सी की जगह पे क्या आएगा 3, सी की जगह पे क्या आएगा 3। ओके भैया, तो 7 का स्क्वायर 49 -4 टू जो 8, 8 से जा 24, तो 49 से 24 क्या कितना आता है भैया, आता है 25 भैया, आता है 25। कितना 25, क्या 25 0 से बड़ा है, हाँ भैया 0 से बड़ा है। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे x की वैल्यू निकालने जाएंगे। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी के आगे सिर्फ माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपको 0 लग रहा है मुझे पता है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं डी, ठीक है। अब देखो भाई, तो माइनस बी कितना, हेलो बी कितना, बी है मेरे पास यहाँ पे -7, ठीक है भैया। यहाँ पे अब बोलना भैया माइनस तो लगा देता, अरे भाई डी की वैल्यू -7 है तो -7 लिखेंगे ना, ठीक है भैया। प्लस माइनस डी कितना है भैया, रूट में 25, मतलब 25 है और साथ में रूट था तो रूट लगा दिया, अपॉन में 2 इंटू में ए कितना है, ए है हमारे पास 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है भैया। अब आगे देखो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस माइनस रूट 25 कितना होता है 5 अपॉन 2 2 जा 4।
अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे तो क्या होगा भैया, एक बार ये ऐसा होगा, 7 के साथ 5 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे, मतलब 7 5 कितना 12/4, और एक बार 7 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस भी है ना, तो कितना आएगा 2, तो 2/4। तो ये आएगा आंसर आपका, 4 से 12 कटेगा तो आंसर क्या आएगा 3, और एक आंसर आएगा आपका ये 2 से ही कटेगा तो 1/2। क्या यही आंसर है? हाँ भैया, ये 3 और 1/2। भैया समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए भैया, आप क्या करवाना चाहते हो हम समझ गए। ठीक है, ये दोनों भी आप खुद करोगे प्रैक्टिस के लिए आपके। देखो यहाँ पे भी सेम, पहले डी निकाला, 0 से बढ़ाया, उसको यहाँ पे रखा। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। ये आपको 20 तक सारे के सारे स्क्वायर्स जो इनके स्क्वायर रूट है वो पता होने चाहिए। मतलब जैसे आपका 12 तक मोस्टली बच्चे याद रखते हैं कि 12 का 144 है, वो 13 भूल जाते हैं बहुत लोग, 13 169 है। ठीक है, फिर 14 आता है 576। ठीक है, ऐसे करके आपका 15 16 17, ज़्यादातर बच्चे नहीं 15 तक हो जाए, 16 17 18 19, ये 20 तो पता है, ये 400 होता है, तो 20 तक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसको इन्होंने यहीं छोड़ दिया, इसको ये लोग इन्होंने यहीं छोड़ दिया, क्यों? ये नेगेटिव आ गया था भैया, इसको छोड़ क्यों दिया, आगे क्यों नहीं कर रहे? अब सुनो क्यों नहीं कर रहे आगे। एक बात बताओ, ये जो डी की वैल्यूज़ आ रही है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अरे नहीं, इसको हम लोग रूट में लिख रहे हैं, हाँ वो तो लिख ही रहे हैं, रूट डी हो रहा है। हाँ भैया, अब एक बात बताओ, अगर ये -8 है, जब मैं एक्स निकालने जाऊँगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट -8 ऐसे ही लिखूंगा, डी की जगह रूट डी मतलब -8 लिखूंगा। क्या कभी तुमने ऐसा देखा है रूट के अंदर नेगेटिव? बताओ, आज तक तुम इतने टाइम से मैथ पढ़ रहे हो, कभी भी तुमने रूट के अंदर नेगेटिव देखा है? बोलो, नहीं देखा ना। कैसे देखोगे? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव जब आ जाता है वो इमेजिनरी बन जाता है, वो इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं, वो काल्पनिक बन जाते हैं, वो वास्तविक नहीं रहते, वो रियल नहीं रहते, वो इमेजिनरी हो जाते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं सर। रूट नेगेटिव में है, उसको कैसे स्क्वायर रूट निकाल दोगे? पॉसिबल नहीं है सर, है ना। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात बताओ, सपोज करो ये 8 की जगह 25 होता, सपोज करो ये -25 होता, आप बोलते भैया यहाँ पे 5 लिख दो, मैं बोलता आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो आप बोल सकते हो 5 × 5, मतलब 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बोल सकते। क्यों? 5 का जब स्क्वायर करने जाओगे 25 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन, भैया नेगेटिव साइन छोड़ो ना, कैसे छोड़ दे, नेगेटिव भी तो लेना है। ठीक है भैया, तो यहाँ इसको भी नेगेटिव लिख दो, इसको नेगेटिव लिखोगे तो भी आंसर बदल जाएगा। कैसे? देख, -5 को जब तुम -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन ये तो माइनस है, तो 5 5 से 25 तो बनेगा, लेकिन पॉजिटिव बनेगा। समझ रहे हो? अच्छा भैया, तो एक काम करो ना, प्लस ही रहने दो, तब भी प्लस आएगा। तो एक -1 प्लस कर दो, तब तो ये बनेगा ही नहीं ना। कैसे? क्योंकि हमें दो सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करना होता है जिसका साइन भी सेम हो, मतलब एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस। ठीक है, इसलिए जब ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। बात समझ आए? इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या 0 से कम है, 0 से अगर कम है तो हम उसको वहीं पे ही छोड़ देते हैं सर। ठीक है, अरे बोलो रे, ठीक है ना, आगे बढ़ो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, नेचर ऑफ फ्रूट्स, अभी एनसीईआरटी में हमने देखा था ना, यहाँ पे ये लोग कुछ नेचर की बात कर रहे थे, नेचर खेलेंगे, नेचर है ना। नेचर ऑफ फ्रूट, ये यहाँ पे कुछ इन्होंने लिख के रखा है, इसको यहाँ पे समझेंगे। देखो भाई, नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति, क्या बोल रहे हैं देखो। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल, वास्तविक एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, भिन्न है, अनइक्वल है। ठीक है, क्या है? अनइक्वल है। अगर डी इज़ मोर देन 0, डी अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होते हैं सर? रियल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं सर? रियल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं सर? रियल होते हैं। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे हमने जो भी निकाला ना, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो सारे रियल रूट्स है, ये सारे यहाँ पे जो भी आंसर आ रहे हैं रियल आ रहे हैं, ये एक्चुअल में है, इमेजिनरी ये सब नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर d 0 के इक्वल आ जाए, मतलब सपोज करो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो b² - 4ac और अचानक से यहाँ पे बूम करके आंसर 0 आ जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने b² मतलब यहाँ पे सपोज करो 5 लिखा। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया, आया 25, और यहाँ पे भी जब आपने सॉल्व किया यहाँ पे भी जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ रहा है 25, तो 25 सॉल्व करके 0 आ गया, तो आप बोलोगे d = 0। तो वो होते रूट्स आर रियल तो है, पर वो इक्वल है सर। क्या है? इक्वल है। जैसे इस वाले में देखो अनइक्वल बोला था, मतलब यहाँ पे आंसर देखो, x की एक वैल्यू 3 है, एक 1/2, यहाँ पे x की एक वैल्यू
5 है, एक है -12 है ना। तो देख लो यहाँ पे अलग अलग है ये, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 5, यहाँ पे -12 है ना। अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, अलग अलग। लेकिन इसकी अगर बात करोगे यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा, आंसर इक्वल आएंगे। मतलब अगर एक x की वैल्यू 5 है तो दूसरी भी 5 ही होगी, अगर एक x की वैल्यू 10 है तो दूसरी भी 10 होगी, अगर एक -1 है तो दूसरी भी -1 होगी, ऐसे इक्वल आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? इक्वल आएंगे आंसर, इक्वल रूट। इसलिए इसका नाम क्या है? इक्वल रूट। जब भी d = 0 तो क्या बोलेंगे? इक्वल रूट, जैसे +-5 वैसे। और जब d << 0 तो वो इमेजिनरी बन जाता है, काल्पनिक बन जाता है, तो वो आंसर x की वैल्यू निकल ही नहीं सकती इसमें, है ना। तो बस ये है नेचर ऑफ रूट्स। फिर से मैं से रिपीट करूँ, d अगर 0 से बड़ा है तो अलग अलग आएंगे, d = 0 है तो आपका इक्वल आएंगे, और d अगर <<0 है तो वो इमेजिनरी बन जाएंगे। ठीक है, ओके भैया, समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ गए। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं आगे। सर यहाँ पे भी देखिए, आपको अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी इन्होंने सेम वही बातें बोली है। देखो हमने यहाँ तक कर लिया था, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक शुरू हुआ। ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी बताना। हमने सिर्फ मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट किया था, उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम्स किया। सर एक बात बता दूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक अलग ही कॉन्सेप्ट मानिएगा, हर वर्ड प्रॉब्लम एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप बोल सकते हो कि अभी तक हमने शायद कितने कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले वाली क्लास में ही देखा था, तो ये पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। लेकिन देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, ये तीसरा कॉन्सेप्ट और ये चौथा, तो 4 कॉन्सेप्ट देखिए। अब हम 5वें कॉन्सेप्ट में, हर वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी यूनिक वर्ड प्रॉब्लम सारे एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। तो ये 5वां कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या सीख के जा रहे हैं। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं चलना। सर मैथ में बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर चलते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, मैंने आज 20 क्वेश्चन कर लिए। सर नहीं, आपको फोकस करना है कि आप कितने कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का फोकस ही क्या है? कॉन्सेप्ट कितने हो रहे हैं सर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रेदर देन फोकस आप उसमें आप कर रहे हैं कि यार कितने क्वेश्चंस हुए। नहीं सर, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। इसलिए अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट के लिए 5वें कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 5वां कॉन्सेप्ट अभी ये भी हम लोग सीख चुके हैं, नेचर ऑफ रूट्स वाला, जो कि आप लोगों ने देखा था, नेचर ऑफ रूट्स। और ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे दोहराई है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने 20 का -4ac, ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ाया मैंने, सब वही पढ़ाया है। इक्वेशन हमारा ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 20 का -4ac, मतलब d की बात करें, अगर d 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे वहाँ पे। 20 का -4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी को हम लोग 20 का -4ac बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोला इन्होंने दो अलग अलग अगर रियल रूट्स है वो कब हो सकते हैं? जब d 0 से बड़ा हो, d 0 के इक्वल है तो इक्वल आएंगे, d अगर 0 से कम है तो नो रियल रूट, मतलब इमेजिनरी होता है। ये सब हमने पढ़ा था अभी, है ना। तो ये सारे हमारा क्लियर हो गया। कहाँ से पढ़ा था? यहाँ से पढ़ा था हमने, है ना। और हमने इसका वो क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग पूरी तरह से रेडी है आगे एग्जाम्पल्स को करने के लिए, और इसको आपको होमवर्क में देने के लिए। सर जी हाँ सर, सारी चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, होमवर्क में करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सर जब तक खुद नहीं होगा ना, मैं अभी हाथ पकड़ के सारे क्वेश्चन करा दूँ, वो इतना बेनिफिट नहीं है। मैं 5 में से अगर मैं 3 ही करा रहा हूँ, 2 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ना सर, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो जो 2 मैंने आपको दिया है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे खुद से, जब आप दिमाग में। यहाँ तो मैं आपके साथ हूँ तो इतना आपको लोड नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो 2 आप खुद करेंगे ना सर, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालने के लिए बोला है। रियल आता है क्या आता है, एग्जांपल है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिना सॉल्यूशन देखे खुद से पहले कीजिएगा। तो आपका ये वाला भी पार्ट जाता है होमवर्क में, ठीक है। सारे होमवर्क नोट करना सर, जितने भी अभी तक होमवर्क मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अभी दिखा भी दूंगा लास्ट में क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने। नाउ आगे हम लोग अपने 6वें कॉन्सेप्ट में। 6वां कॉन्सेप्ट, जी हाँ सर, एग्जाम्पल वाला कॉन्सेप्ट। एक बार देख लेते हैं इससे रिलेटेड नीचे कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन है या नहीं। अभी 2 मिनट के लिए इसको स्किप करते हैं। नीचे ये रहेगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना, अगर d हम देखेंगे अगर 0 से बड़ा है तो हम x के लिए आगे सॉल्व करेंगे, तो हम x के लिए आगे सॉल्व करेंगे। अगर d 0 से छोटा है तो x के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। वही चीज़ की बात करें, अगर d 0 से बड़ा आता है तो x के लिए सॉल्व करो, वरना मत करो। जैसे यहाँ पे देखो 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, मतलब d = 0, ये देखिए d 0 के इक्वल आया तो x की वैल्यू भी देखो सेम आई है, 1/3 1/3, 2/6 2/6 सेम आ रही है। ये क्या भैया, ये क्या लिखा है इन्होंने, -2 -b/2 है। आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला जब हमने लिखा है ना उसी को इन्होंने अल्टर करके ऐसे सॉल्व किया है, आपको बिल्कुल इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है सर, उस प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत तरीके से अच्छे से हो जाएगा,
ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ये PDF की लिंक अगर दे पाया तो दूंगा, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, इसे मैं आपको ज़रूर बोलूँगा ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना है कर लो, बट इस चीज़ को रखना, ये प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है सर, ये चीज़ को रखना अपने पास, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन को मत छोड़ना, ठीक है सर, इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं PDF का लिंक मैं श्योर नहीं बोल सकता हूँ मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है भैया। और क्लास होते ही इनको नोट करना है, सिर्फ फ़ोन की गैलरी में नहीं पड़ा रहना चाहिए या लैपटॉप की गैलरी में नहीं पड़ा रहना चाहिए, एक्चुअल में सॉल्व करना है सर इन सबको, ठीक है। ओके चलिए भैया, जो अच्छा तो यहाँ पे भी हमारे ये वाले पार्ट होमवर्क में थे, एक ये भी होमवर्क में था और ये वाला भी आपका होमवर्क में था, ठीक है। ओके भैया ओके, ये सारा हमारा होमवर्क आ गया, आगे बढ़ो भैया। चलो तो नाउ ये वाला पार्ट भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ईजिली आप लोग कर लोगे क्योंकि हमने इतने अच्छे से इसको समझा है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके एक्सरसाइज में अगर देखें फाइंड द नेचर और रूट, नेचर निकालना है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, रियल रूट से, इमेजिनरी नो रियल रूट से क्या आ रहा है वो निकालना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको आता है सर, इसमें कोई बट वाली बात नहीं है, आप बहुत ईजिली इसको कर लोगे, ठीक है। ये पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ, जो हो जाएगा आपसे सर वो तो हो ही जाएगा ना, है ना। अच्छा चलो इसमें आपको मैं एक ये वाला करा देता हूँ बस, ठीक है, एक ये वाला करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3x² - 4 √3x + 4, इसको मैं करा देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको करा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले डी निकालने के लिए बोला इन्होंने, डी इक्वल टू क्या बोलता, बी, बस शॉर्ट में करूँगा, पूरा फुल नहीं कर रहा, शॉर्ट में फॉर्मूला लिखना है आपको, लेकिन डी इक्वल टू b² - 4ac, बी यहाँ पे क्या होगा बताना, बी होगा हमारा माइनस में 4 √3, ये होगा बी, हाँ तो -4 √3, ये होगा मेरा b² - 4, ए की जगह पे क्या आएगा 3 और सी की जगह पे क्या आएगा मेरा 4। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या होगा प्लस, कैसे भैया, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 16 इंटू 3 48, ठीक है भैया। -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, बहुत बढ़िया। 48 - 48 0, क्या यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं भैया, करते तो हैं, ये 0 से 0 है, 0 से बड़ा नहीं 0 है, रियल रूट्स होंगे, मतलब x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, लेकिन इक्वल आएगी सर, क्या आएगी इक्वल, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी ना वो सेम टू सेम आएगी, मतलब अगर एक -1 है तो दूसरा भी -1 ही होगा, अगर एक -2 है तो दूसरा भी -2 ही होगा, इसकी वजह से बात कर रहे हैं। ओके भैया समझ गए, गॉट इट भैया, गॉट इट, ठीक है। तो अब x की वैल्यू तो निकाल लोगे, ये रूट्स वाले कैसे सॉल्व होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, मैंने आपको बहुत अच्छे, ओ सॉरी यहाँ पे तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है ना, चलो वो मैं एक करवा ही देता हूँ आप लोगों को। इक्वल रूट्स आ रहे हैं, लेट्स सी क्या आता है इसमें, देख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो x इक्वल टू -b, तो -b मतलब माइनस, और ये b क्या था हमारे पास -4 √3, ठीक है, ये था, प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस √d जो कि होगा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है भैया, अपॉन 2a कितना है 3 है, ठीक है भैया, आगे बढ़ो। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो आएगा यहाँ पे 4 √3 और 0 के साथ प्लस करो या 0 से माइनस करो, आंसर तो यही आना है, अपॉन में 3 2 जा 6। इसको अगर भैया आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आया √3 अपॉन में 3, ठीक है। क्या इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीचे रूट नहीं है ऊपर रूट है, तो हमारा आंसर क्या आया, √3 अपॉन 3 आया। लेकिन ये 2 बार आएगा भैया, 2 बार क्यों, अरे बाबू एक बात बता, तू एक बार इसी चीज़ को प्लस में लिख, देखो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ये जो प्लस माइनस है इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसको आप लोग कैसे लिखने वाले हो, आप लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 √3 प्लस में 0 अपॉन में 6, एक बार ये लिखते और एक बार क्या लिखते, ओ सॉरी, और एक बार क्या लिखते आप लोग लिखते हैं यहाँ पे, अरे कॉमा लग जाए भाई, हाँ, और एक बार लिखते हैं आप माइनस माइनस प्लस 4 √3 -0 अपॉन 6, ये लिखते हैं, हाँ भैया बिल्कुल परफेक्ट। अब हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्या आता आंसर, 4 √3 अपॉन 6 एक बार आता और दूसरी बार भी क्या आता, 4 √3 अपॉन 6, यही आता। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो वही आएगा आपका √3 अपॉन 3, सॉरी ये तो पूरा सॉल्व नहीं होगा ना, आपका ये 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, है ना, तो ये आएगा 2 √3
अपॉन में 2 × 4 2 3 ठीक है 3, और ये वाला भी सेम वही आएगा 2√3/3 ठीक है भैया। हेलो, समझ आ गया क्या बोलना चाहते थे? बिल्कुल भैया, एकदम बढ़िया से समझ आ गया। आपने ये वाला करा दिया, हमको समझ भी आ गया। ठीक है, बाकी हो जाएंगे? हाँ भैया बिल्कुल हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अगले में क्या हो रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट 5 पे चल रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। के की वैल्यू निकालनी है अगर क्वेश्चन ही बोल रहा है इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। चलो मैं इसमें थोड़ा टफ वाला कराता हूँ, ये वाला कराता हूँ आपको, ये वाला मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ये पहले से लिख लो, ये होमवर्क है आपका। सर होमवर्क करने हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यार होमवर्क को लाइटली लो, क्योंकि यार होमवर्क ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप सेल्फ स्टडी करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। मैं अगर आपको होमवर्क सिर्फ, मैं इसलिए बोलता हूँ सिर्फ मेरा जो बोलता हूँ वो मान लो, मेरा वो मान लो का मतलब है कि जो भी होमवर्क बोलता हूँ एटलीस्ट उतना कर लो, क्योंकि जब आप होमवर्क सिर्फ कर लेते हो ना, आप सेल्फ स्टडी इनडायरेक्टली आप कर ही रहे हो, है ना। आप क्लास फिर से रिवाइज करने के लिए बहुत बच्चे नहीं होते मोटिवेटेड, आप एटलीस्ट होमवर्क तो कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। मेरे को क्या है, मुझे अगर ये कराना है उसके बाद मैं ये करा दूंगा, मुझे और 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे कराने में, बट जब मैं ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा ना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी सर, बहुत ज़्यादा, सच्ची बता रहा हूँ। आप एक बार करके तो देखिएगा, आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गए। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ओके, और हेलो, मेरे को कोई उबासी बा जो आ रही है, ऐसा नींद भी मत समझना कि नींद आ रहा है, ठीक है। वो मतलब नेचुरल है सर, आती है सबको, ठीक है। ओके नाउ चलो, के एक्स माइनस 2 + 6 = 0, ये हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कहाँ पे करें बस वही देखते हैं। जगह ऊपर ही कर दूँ, 1 मिनट, ये जूम कितना हो सकता है? ये है ना, ओके। हम मैक्सिमम जूम पे खड़े हैं, मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं, इतने में हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, चलो देख लेंगे। ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग का बनाओ, जिससे कि हमें पता चले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जिससे हमें पता चले हाँ इस चैप्टर का ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले के एक्स को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलो, तो ये बन जाएगा मेरे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, उसके बाद प्लस 6 = 0। बहुत बढ़िया भैया। इसके बाद क्या? इसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ पे आए मेरे पास के एक्स, कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो यहीं पे ठीक है, यहीं पे इतने में छोड़ दो। अब ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू डू डी के वैल्यू निकालना। डी क्वेश्चन ने बोला है डी इज़ नथिंग बट डी इज़ इक्वल टू 0, क्वेश्चन ने बोला हमें, है ना। सबसे पहले ना आप यहाँ पे ए बी सी भी लिख लो, आपको क्लैरिटी रहेगी। यहाँ पे ए कितना है, आप बोलोगे के, मैं पूछूंगा बी कितना, आप बोलोगे माइनस में 2 के, मैं पूछूंगा सी कितना, आप बोलोगे 6। बहुत बढ़िया। नाउ अब आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी = b² - 4ac, है ना। नाउ b कितना मेरे पास, -2k, है ना, तो -2k का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल भैया। उसके बाद -4, a की जगह पे आएगा k और c की जगह पे आएगा 6। ये जब आप लिख लेते हो ना ए बी सी, तो आपको ना फिर बाद में खोजना नहीं पड़ता, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। सीधा फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू फीडिंग हो रही है और कुछ नहीं। नाउ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2k का वो क्या हो जाएगा 4k² माइनस 6 4 = 24k। बहुत बढ़िया भैया। नाउ अब क्वेश्चन ने हमें बोला था क्या, डी की वैल्यू 0 के मतलब डी = b² - 4ac होता है, डी क्वेश्चन ने बोला इक्वल रूट से, मतलब कहीं ना कहीं डी की वैल्यू 0 आने वाली है। अरे अगर हम डी की वैल्यू मेरी 0 आती है तो हम बोलते हैं इक्वल रूट्स, क्वेश्चन ही बोल रही है इक्वल रूट्स है, तो क्या मैं डी की जगह 0 लिख सकता हूँ? हाँ भैया, आपको आई थिंक आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना, ये वाला देखो, यहाँ डी की वैल्यू क्या आई थी भैया, यहाँ डी की वैल्यू 0 आई थी, डी की वैल्यू 0 आई थी ना, मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाहते हो कि इस पूरे को जब आपने सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये सॉल्व करते करते आपका आंसर जो है वो 0 आ रहा है।
इसका मतलब जो डी की वैल्यू है वही ज़ीरो आ रही है। ये किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल, तो डी की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ रही है, यही बोलना चाहते हो ना। हाँ भैया ये बोलना चाहते हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है दैट द वैल्यूज आर ई हैव इक्वल रूट्स, द एक्स की वैल्यू जो रूट्स है वो इक्वल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाहता है कि डी जो है वही ज़ीरो के इक्वल है। अब ज़ीरो आ रहा है तो आप ये चीज़ बोल रहे हो कि ये टू इक्वल रूट्स है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही बोल रहा है टू इक्वल रूट्स है तो आप बोल सकते हो ना कि इसका मतलब डी इक्वल टू ज़ीरो, उल्टा जाने को बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हो ना डी इक्वल टू ज़ीरो। हाँ भैया समझ आया, समझ आया आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है समझ गए। बस ऐसे ही समझते रहो जो भी बता रहा हूँ ना। अब मैं यहाँ पे इसलिए ज़ीरो ज़ीरो लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। अब देखो जब मैं ज़ीरो लिखूँगा तो अब देखो -24 के इधर आके प्लस हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल 24 के, भैया ज़ीरो कहाँ की, अरे बाबू ज़ीरो के साथ इसको प्लस करेगा तो यही आएगा ना। हाँ ठीक है 4k²। क्या के से एक के कट सकता है भैया, कैसे 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 काट दिए, कैसे ये कैसे हो गया, उप्स ये तो ज़्यादा ही हो गया। अरे यार क्या क्या था यहाँ पे, 4k², 24k, ठीक है उसके बाद यहाँ पे 24k 4k², ठीक है। बाबू एक बात बता, के इधर मल्टीप्लाई में 24 के साथ इधर आके डिवाइड होगा ना, मतलब k² ऐसा होगा ना, तो k से एक k को काट सकता हूँ ना, k² का मतलब तो ये है ना k इंटू के अपॉन के, तो एक k से तो एक k कट सकता है, बिल्कुल भैया समझ गए। तो k से एक k कट गया, 4 6 24 होता है, तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू मेरी 6 आ रही है। ओ भैया ठीक समझ गए भैया, भैया समझ गए k की वैल्यू 6 आ रही है भैया, k की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, बिल्कुल ठीक भैया k की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें क्या निकालने को बोला था, अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या निकालने को बोला था। क्वेश्चन ने हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और हमने निकाल लिया k की वैल्यू 6, ठीक है। हेलो 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 हेलो, अरे भाई कहाँ ये, अरे अरे गलत गलत गलत, ये जूम, हाँ पक, ये वाला पार्ट, हाँ बहुत बढ़िया, के की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है समझ गए। हाँ भैया समझ गए। नाउ ये वाला पार्ट आपको मैंने होमवर्क में दिया है, ऐसे ही हो जाएगा। ये तो इक्वेशन बना हुआ है, सीधा आप 20 - 4 इसी लगाना, डी इक्वल टू 0 रखना और के की वैल्यू निकालना, सिंपल, ठीक है भैया समझ गए। ओके अब चलते हैं, अब हमारा एट नाउ, अब हम लोग बोल सकते हैं हमारा ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है वो ख़त्म होता है, ये नेचर ऑफ रूट्स वाला, जहाँ पे हम डी इक्वल टू 0 डी b² - 4ac ये फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हम बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम्स में जाते हैं, जहाँ पे मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूँगा, एक्सेप्शन जो अगर एकदम सिमिलर ना हो तो, लेकिन उसमें एक्स की वैल्यू तो आपको ही निकालनी पड़ेगी सर। हाँ 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 वो तो मैं आपको ही निकलवाने को बोलूँगा, चाहे आप कोई भी मेथड से निकालो। आपको दो मेथड्स आ गए एक्स निकालने का, एक मिडल टर्म आता है आपको और एक ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आता है, दोनों में से किसी से भी एक्स निकालना है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है डी वाले फॉर्मूले में, डिस्क्रिमिनेंट वाले में, तो ये जो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हो, आंसर दोनों में सेम आता है। अगर आपको लगता है मिडिल टर्म में मुझे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ऊपर वाले जितने भी अभी तक किए उससे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप इनको भी आप मिडिल टर्म से कर सकते हैं। मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कैसे करना है आपको, अगर मन करे तो दोनों से कर सकते हो, कोई भी रुकावट नहीं है सर, कोई भी नहीं। देखो एफर्ट सर आपको ही मारना पड़ेगा, कोई डंडा लेके पीछे नहीं खड़ा रहेगा, किसी को कोई आपसे मतलब नहीं है, सच बता रहा हूँ, किसी को भी मतलब नहीं है, घर वालों को छोड़ के किसी को भी मतलब नहीं है आप लोगों से, इसलिए खुद एफर्ट मारना सीखिए सर, खुद से। अब वो छोटे बच्चे, आप वो फर्स्ट सेकंड क्लास के नहीं है कि घर वाले बोलेंगे पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा, यू हैव टू सिट फ्रॉम योर ओन, यू हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम योर ओन, यू हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स फ्रॉम योर ओन। कोई खुद आपको नहीं बोलेगा बैठ, आपको खुद से बैठ के एफर्ट मारना होगा, समझ रहे हैं। ओके भैया ठीक है समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए आपकी बात, क्या बोलना चाहते हैं आप। चलो भाई तो बढ़ते हैं आगे, और अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6, हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 चल रहा है, C6, ठीक है भैया। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख भाई, ध्यान से मेरे साथ धीरे धीरे हौले हौले करके पढ़। बोल रहा है वो अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब टेढ़ा है। अब ये वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी। इरेक्टेड का मतलब होता है टेढ़ा होना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का ये फ़ायदा है, मतलब लोग जो बोलते हैं ना RD, मतलब लोग RDRS लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, उसमें अगर आप मुझसे एक एडवांटेज पूछोगे, नो डाउट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखते हैं, प्रैक्टिस होता है, बट ये जो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स में, ये वर्ड्स जो होते हैं आपको
वहाँ पता चलता है। अब जैसे इरेक्टेड वर्ड, बहुत सारे बच्चे होंगे शायद पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार मीनिंग पता चल रहा होगा। अगर ये सॉल्यूशन में ये डायग्राम है, फिगर 4.2 इन्होंने डायग्राम दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया, मतलब ये आपको खुद से बनाना था। तो सर अगर जिसको इरेक्टेड का मतलब ही नहीं पता, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो टेढ़े की जगह इसको सीधा बना दे, उसको नहीं पता। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। यहाँ पे उसने बोला अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, इरेक्टेड है एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट पे ग्राउंड पे, मतलब जैसे यहाँ पे पी बोला उसने, एक पॉइंट पी है उस पर इरेक्टेड है, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे है बिल्कुल, हाँ बाउंड्री पे है, ऑफ अ सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क है बिल्कुल है, ऑफ द डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर जिसका है 13, ओके, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस जो है उनके डिस्टेंस का फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ओके, एक और बार, यहाँ पे उसने बोला डायमीटर 13 है, ठीक है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स, two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from two gates should be the pole erected? Okay, तो ये ना थोड़ा सा मिक्स वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट हाँ सीबीएसई के दिमाग सिर का तो वो दे सकता है, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते उससे क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। पर हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए मैं डायग्राम आपको फिर से बना के दिखाता हूँ इसका कि वो क्या बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, डायग्राम थोड़ी गंदी है आई नो। क्वेश्चन ने बोला कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पोल को इरेक्ट किया है, एक पोल का निर्माण किया है, एक पोल यहाँ बाउंड्री है सर्कुलर पार्क में, इस जगह पे बहुत सारे लाइट्स खड़े होते हैं, लाइट वाले, मतलब जिसमें लाइट आती है, पोल खंबे उनमें, तो उसको यहाँ पे सीधा इन्होंने खड़ा किया, ठीक है, अब सीधा खड़ा किया इसको। अब यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट बना जिसको इन्होंने, हमने कोई भी नाम दे दिया, जैसे यहाँ डायग्राम में बी दिया है तो हमने इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ से एक इस तरफ अगर मैं बनाऊँ एक पॉइंट तो वो बना ए। ये क्यों बना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ना इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का, ये देखो, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, एक पोल को बनाया गया एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे। क्वेश्चन बोला डायमीटर 13 मीटर है, डायमीटर कहाँ से बनता है भैया, सर्कल के सेंटर से, तो इसलिए मुझे ये लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे। एक सर्कल है, वहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई नाम तो देना होगा ना, ए भी कुछ तो नाम दूंगा, तभी तो जाके इस डायमीटर का नाम आएगा, ए बी डायमीटर। वैसे ये डायमीटर के लिए मुझे कोई नाम देना था तो मैंने दिया ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन अब ये बोला है मुझे 13, ये शो करने के लिए डायग्राम में मुझे ये नाम देने थे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नाम क्यों देने थे, इसको मैंने नाम दिया पी और ये 13 ए और बी, ओके। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, जो डिफरेंसेस है ना उसके डिस्टेंस के फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट, मतलब जो 2 फिक्स्ड गेट बनाए हमने ए और बी, इनसे इस पोल का जो डिस्टेंस है वो 7 का है, यहाँ पे और यहाँ पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। अब वो यही पूछा है कि क्या ये सही है या नहीं, ये पता लगाओ ये 7 एक्चुअल में आएगा या नहीं, यही चीज़ क्वेश्चन हमें पता लगाने को बोल रहा है, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो अब देखो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, हेलो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने देखते क्या क्या किया, लेट पी बी द रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो मुझे ये तो पता चल गया भाई यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री बनना, कहीं ना कहीं पाइथागोरस का यूज होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन, कोई भी नाम आप पी क्यू जो चाहो वो दे दो, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट बी एक्स लिया। इन्होंने माना कि यहाँ पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है, तो बी पी एक्स मिल गया। नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द पोल फ्रॉम टू गेट्स ए पी माइनस पी बी, ए पी माइनस पी बी। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं भैया, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। देखो जो डिफरेंसेस है 2 गेट्स का, डिफरेंसेस 2 गेट्स का वो है ए पी माइनस पी बी, ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड, ओके ओके, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया था,
क्वेश्चन है ना यहाँ पे ये बोला कि इनके जो डिस्टेंस है, मतलब ये ए पी का जो डिस्टेंस होगा और पी बी का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए पी का जो डिस्टेंस होगा और पी बी का जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है बोलो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हेलो, डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच में अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो वो हमारा 7 है। हमारा इनके बीच में नेगेटिव का साइन लगा दूँ, माइनस का साइन, तो वो हमारा 7 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में ये पार्ट क्या है, ये पार्ट गिवन है। हेलो, क्वेश्चन में ये पार्ट क्या है, ये पार्ट गिवन है। परफेक्ट, बढ़िया से, धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ो भैया। तो सुन भाई, ए पी माइनस पी बी, ठीक है, इक्वल टू 7, देयर फोर ए पी इक्वल टू एक्स प्लस 7, ए पी मेरा एक्स प्लस 7 बन जाएगा। भैया कैसे कैसे कैसे, देख भाई, सुनो, पी बी को मैंने क्या माना, एक्स माना, तो क्या यहाँ पे जो ए पी माइनस पी बी इक्वल टू 7 लिखा है मैंने, यहाँ पी बी की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो अरे ए पी माइनस एक्स इक्वल टू 7 ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ए पी की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस में एक्स, बिल्कुल भैया, ए पी की वैल्यू आ गई 7 प्लस में एक्स। ए पी की वैल्यू क्या आ गई, ए पी की वैल्यू आ गई 7 प्लस में एक्स। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नाउ ए पी की वैल्यू आ गई 7 प्लस एक्स। नाउ अब आगे अगर हम जाएंगे हौले हौले करके, धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया है, इनको बेसिकली इनका फंडा क्या था, ये सुनो, बेसिकली ये लोग चाहते थे 3 साइड्स के कुछ वैल्यूज़ निकालना, बेशक वो वेरिएबल ही हो, मतलब एक्स के फॉर्म में है कोई दिक्कत नहीं, पर वो वैल्यू चाहते थे। क्यों, मतलब इन्होंने देखो यहाँ से पी बी को एक्स मान लिया, फिर ए पी अपने आप निकल गया क्या 7 प्लस एक्स, ए बी तो पहले से पता था 13 जी। क्यों निकाला, क्योंकि हमें पाइथागोरस लगाना था, देख रहे हो, ए पी बी 90 डिग्री है, तो हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ओके भैया, अब यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी पाइथागोरस का यूज़ करो ना, जब भी पाइथागोरस का यूज़ करो, कभी भी मत लिखना एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, और उसके नीचे जब फिर आप ये साइड से लिख रहे हो, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा मत करना कभी भी, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर एच की जगह पे आप लिख रहे हो ए बी का स्क्वायर, और उसके बाद ए पी का स्क्वायर, और फिर लिख रहे हो आप पी बी का स्क्वायर। ऐसा मत करना, ऐसा चीज़ आप मत करना भैया। क्यों ना करें ऐसा चीज़, आपको करना है मोस्टली क्वेश्चंस में कर लो, लेकिन जब आपको डायग्राम खुद बनाना हो ना, या जब आपको क्लैरिटी ना हो, मार्क माई वर्ड, जब आपको क्लैरिटी ना हो कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा, हेलो, बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा, उन केसों में कभी भी ये फॉर्मूला मत लिखना। क्यों, क्योंकि जब आप ऐसा लिख देते हो और उसके नीचे जब साइड्स लिखते हो ना, तो ये आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि मैंने परपेंडिकुलर को ए पी बोला है और बेस को मैंने पी बी बोला है आपके डायग्राम में। हो सकता है बहुत सारे केसेस आएंगे आगे जब आप सॉल्व करोगे कि उसमें पता ही नहीं चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दी मेन सॉल्यूशन। नाउ अब इसमें अगर हम ध्यान से देखिए, ये वाला तो आपको फंडा क्लियर हुआ, ये पेन देखो सर, तो यहाँ पे बेसिकली ए पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, पी बी स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये भैया कहाँ से है, ए पी आप लोगों को पता था एक्स प्लस 7 है, ये देखो ए पी हम लोग को पता था क्या है, एक्स प्लस 7, 7 प्लस एक्स, एक्स प्लस 7 एक ही बात है, 3 प्लस 2 करो तो भी 5 आता है, 2 प्लस 3 करो तो भी 5 आता है, तो सेम चीज़। ठीक है, पी बी एक्स स्क्वायर और ये 13। नाउ सॉल्व एंड सॉल्व यू विल गेट द इक्वेशन। सर हमें इक्वेशन मिल गई, इसमें से 2 को कॉमन निकाला तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए इन्होंने पाइथागोरस वाला फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि डायग्राम आपने खुद से बनाया, तो मैं भी आपको लोगों को सजेस्ट करूँगा जब भी आप डायग्राम खुद से बना रहे हो, जब भी आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि यार परपेंडिकुलर जो मैंने लिया है और बेस जो मैंने लिया है वो क्या पता है एग्जामिनर, क्योंकि पता है सच्ची ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ लोग ना चेक करने वाले थोड़े बोंदू होते हैं, मतलब गधे होते हैं थोड़े। क्या होता है सुनो, वो लोग के पास होती है एक सजेस्टेड आंसर जो कि सीबीएसई उन्हें प्रोवाइड करता है, जो भी आपके एग्जामिनर्स जो चेक करते हैं, आप लोग के, आप एग्जामिनी हो, वो लोग एग्जामिनर्स हैं, आपके कॉपीज को वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, उनको दिया जाता है एक सजेस्टेड आंसर। अब वो इतने गधे होते हैं कुछ लोग कि हमारे स्कूल के टीचर्स लोग जाते थे ना, तो वो बताते थे हमें कि
कि वो लोग मतलब उनको कॉपी पेस्ट चाहिए सर, यहाँ जो छपा हुआ है वही यहाँ पे छपा हुआ है या नहीं है, अगर नहीं छपा हुआ है तो उसमें से मार्क्स कर दो। होते हैं सर ऐसे गधे लोग। तो वो लोग पता क्या करेंगे, अब जैसे सपोज करो डायग्राम खुद से आपको बनाने को बोला, ठीक है, नेमिंग में भी शायद क्वेश्चन ने दे दिया है, तो जो भी है सपोज करो उन्होंने जिसको बेस माना है आपने उसको परपेंडिकुलर माना है, आपने इसको परपेंडिकुलर माना है, उन्होंने उसको बेस माना है, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मान लो यहाँ पे ये x इसको मैंने माना, ठीक है, ये आप बोल रहे हो मैंने परपेंडिकुलर को x माना और इस बेस को मैंने ये x+7 माना, उनका में भी हो सकता है उल्टा हो, है ना। तो वो ऐसे होने को कोई दिक्कत नहीं, आपको भी लगे ये तो कोई है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं इसमें, गलती क्या प्रॉब्लम है, पर उनको पता क्या होगा। अब सपोज करो आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अब मान लो उनके उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है सपोज करो, और आपने ऐसा फॉर्मूला लिखा कि आपका ये वाला परपेंडिकुलर बन गया है, मतलब आपने ये फॉर्मूला पहले दिखा दिया उन्हें, तो और आप फिर दिखा रहे ये मेरा परपेंडिकुलर ये मेरा बेस, वो काट देंगे, वो हो सकता है मार्क्स काट दे। बहुत ही तुच्छ सी बात है पर हो सकता है सर, बहुत ही 0.1% है पर चांसेस है काट दे, बल्कि गलती कोई नहीं है फिर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे जब ऐसे लिखते हो ना, इसमें अब बोल ले तुझे जो क्या बोलना है, इसको तू बेस बोल ले या इसको तू परपेंडिकुलर बोल ले, तू इसको बेस बोल या इसको परपेंडिकुलर बोल, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। दोनों का तो होना तो एडिशन ही है ना, वही मैं बोल रहा हूँ 3+2 करो 2+3 करो, आना तो 5 ही है ना, इक्वल टू में बस h का स्क्वायर रहेगा, वो बस याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर रखनी होगी, फॉर्मूला वहाँ पे लिखो जहाँ पे आपको क्लियर हो परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये चीज़ ज़रूर लिखना, और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये भी ज़रूर लिखना, ठीक है। एनसीईआरटी जो जो चीज़ आपको लिख के दे रही है वो चीज़ें ज़रूर लिखनी है सर। ओके भैया समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया ना, इसको आप सॉल्व करो, डी वाले फॉर्मूले से इन्होंने सॉल्व किया, आप चाहो तो मिडल टर्म लगा दो आपकी मर्जी। यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है डी की वैल्यू, तो इन्होंने एक्स के लिए इसको आगे सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू इनके पास आई 2, एक 5 और एक -12, कौन सी सही होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली, नेगेटिव तो सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइड की वैल्यू मतलब कोई भी साइड है उसका लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है सर, पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव ही होगा, तो बस उसी की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव होगा तो एक्स की वैल्यू को 5 लिया है, तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा 12, कैसे 5 + 7, यहाँ पे 7 था ना, ये यहाँ पे 7 था, तो 7 + 5 12, तो ये ए पी मेरे पास आया 12 और ये मेरे पास आया कितना 5, ठीक है भैया समझ गए, बिल्कुल इसे समझ गए। लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा इसको एक बार घर पे खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना, इसको खुद से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा फंसा सकता है, इसे मैं बोलूँगा एक बार खुद से ज़रूर करके देखना, खुद से डायग्राम ज़रूर बना के देखना, खुद से पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व करके ज़रूर देखना, ठीक है। ओके भैया समझ गए, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नाउ। अब हम आगे आखिरी के 3 वर्ड प्रॉब्लम्स में, मतलब समझ लो आखिरी के 3 कॉन्सेप्ट्स, और हमारे 6 कॉन्सेप्ट्स हो गए सर, ये अभी ऊपर जो देखा है 6वां कॉन्सेप्ट था हमारा, है ना। नाउ अब हम आगे आखिरी के 3 कॉन्सेप्ट पे देखते हैं सर क्या है इसमें, चलो लेट्स गो नाउ। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, क्या बोलता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन बोला, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज इतना, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, पहले भी हमने ये वाला करके देखा है और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम लोग ये वाला बहुत ईजिली टैकल कर लेंगे जितना मुझे लगता है। देखो भाई क्वेश्चन बोले, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या हम रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका लेंथ ट्वाइस हो। अब देखो कौन किससे लिंक है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, है ना, मतलब ब्रेथ को अगर आप x मानोगे तो लेंथ ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ब्रेथ को लेट करो, लेट दी ब्रेथ, हमने ब्रेथ को लेट दी ब्रेथ बी x, हमने इसको ब्रेथ को x माना, फिर से देख लो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से डबल है तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2x, लेंथ डबल है अपने ब्रेथ का, ठीक है। नाउ एरिया रेक्टेंगुलर का क्वेश्चन बोल रहा, अब इसके बाद करोगे आप क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको लेंथ पता है, हाँ भैया 2x, आपको ब्रेथ पता है कितना है x, तो आप क्या करोगे सिंपली 2x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2x² इक्वल टू क्या, एक देख लो मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ,
आपने सिंपल इसको ऐसे लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ, या सिंपल सबसे पहले एक काम करो, भूल जाओ, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या, L इंटू बी। नाउ आप लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 800 दिया है ना, हाँ 800 इक्वल टू L इंटू बी। या एक और चीज़ आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आप सीधा यहाँ पे लिखो 800 इक्वल टू L इंटू बी और साइड में लिख दो गिवन। तो क्या ये बच्चों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, इन सब के मार्क्स होते हैं सर, इन सब के एक्चुअल में मार्क्स होते हैं। यहाँ पे ये लोग पागल नहीं है, ये लोग जो एग्जाम्पल करते हैं, ये जो अभी हमने किया है कौन सा ये वाला, ये लोग पागल नहीं है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पागल नहीं है, लोग बता रहे हैं कि ये पाइथागोरस से हमने सॉल्व किया। कोई चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है गिवन है, समझ रहे हो बात को, आपको लिखना पड़ेगा सर, आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। ओके भैया समझ गए नाउ। तो यहाँ पे आएगा हमारा 800 इक्वल टू L इंटू बी सर, L इंटू बी, L कितना है हमारा 2x और इंटू एक्स, तो 2x इंटू एक्स क्या होता है 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 2 से 800 कटता है 400 बार में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ना एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। बहुत सिंपल था सर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। तो यहाँ पे अगर आपका ये 20 है, ब्रेड 20 है, तो लेंथ कितना होगा डबल, मतलब 40 हो जाएगा ब्रेड लेंथ, और ब्रेड हो जाएगा 20। समझ आया बात, हेलो बात समझ में आई क्या, बात जमी एकदम बढ़िया से परफेक्ट, धमाकेदार। आगे बढ़ो, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं ना। देखो भाई आगे क्या बोल रही है, क्वेश्चन बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट डेज। सर प्रेजेंट डेज वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम पहले भी, मैं फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। प्रेजेंट डेज का लेकिन कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपको मैं बता दूँ, पार्ट नंबर 1 में। ओके भैया, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स अगो, मतलब पहले, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 40। एज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या, एज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लेट कीजिए हमेशा प्रेजेंट एज को, हेलो लेट कीजिए हमेशा प्रेजेंट एज को। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ लिखना था तो लिख लेना रिवाइंड करके, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेट कीजिए, लेट दी प्रेजेंट एज बी व्हाट, बी एक्स। प्रेजेंट एज को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है भैया। प्रेजेंट एज को सर जब आप एक्स मान रहे हो तो यहाँ पे अब देखो, अब ध्यान से पढ़ो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इज सो डिटरमाइन द प्रेजेंट सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज बी एक्स, अब किसका प्रेजेंट एज, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स की बात हुई है तो हम बोल लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कि कोई नाम तो लेना होगा ना, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की, फ्रेंड बी एक्स, हमने पहले फ्रेंड की एज को एक्स माना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि इनका सम 20 है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी हाउ मच 20 माइनस एक्स, हेलो 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। अरे बाबू अगर एक मान लो अगर आपकी फ्रेंड 9 साल की हुई तो दूसरा वाला कितना होगा 20 माइनस 9, मतलब 11 की। अगर एक 10 की तो दूसरी भी कितने की होगी 10 की होगी, समझ आया। अगर एक आपका 12 का है तो दूसरा कितना होगा 8 का होगा, है ना, 20 माइनस 12, वैसे 20 माइनस एक्स। क्वेश्चन बोल रहे हैं 4 साल पहले मुझे प्रेजेंट एज पता चल कि एक है एक्स और एक है 20 माइनस एक्स, हेलो एक है एक्स और एक है 20 माइनस एक्स, ये दोनों पता चल गया। नाउ 4 साल पहले अगर मैं बोलूँ, अगर आप अभी 16 के हो तो 4 साल पहले कितने के थे, आप बोलोगे 12 के। अगर आप अभी 20 के हो तो 4 साल पहले कितने के थे 16 के, है ना। तो वैसे ही 4 ईयर्स अगो आप यहाँ पे लिखोगे 4 ईयर्स अगो क्या होगा 4 साल पहले एक्स जो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी x माइनस 4, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, हेलो x माइनस 4।
और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 साल पहले की ये बात हो रही है, जो कि कितना होता है? 20 में से 4 गया 16, तो 16 माइनस एक्स। ठीक है, हेलो, समझ आया बात क्या बोलना चाहते हैं? हाँ भैया समझ गए बिल्कुल बढ़िया, धमाकेदार तरीके से समझ गए क्या बोल रहे हैं आप। ओके, गॉट इट भैया, गॉट इट। नाउ लेट्स गो फर्दर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 साल पहले इनके जो प्रोडक्ट है ना, उसका वो 48 था, मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 था। मतलब वो क्या ऐसा कहना चाहता है कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, ये कितना था? ये 48 था। ओके भैया, गॉट इट, ये 48 था। ठीक है, नाउ आगे। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना होता है? 16x। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा ना कि ये प्लस में प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 4x इक्वल टू क्या? 48। ठीक है भैया। नाउ अब ये देखो, हम कोशिश करेंगे जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ नेगेटिव ना रहे, वो पॉजिटिव बन जाए, तो इन सबको उठा के उधर ले जाएंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का बन जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 4 कितना होता है? 20, और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20x। नाउ माइनस का 64 जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में 64 और 48 कितना होता है? 8 4 12 का 2 हासिल 1 7 7 4 11 112। ठीक है भैया, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ हमारा इक्वेशन क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इक्वल टू 0। थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है, आई नो, बट अब टॉलरेट आपको करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, अब इस जगह पे मैं जोक नहीं ला सकता हूँ अभी, क्योंकि हम थोड़ा सीरियस टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, यहाँ पे जोक से मैं चीज़ों को किरकिरा नहीं करना चाहता, इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी थोड़ा ध्यान लगा के कि हमने क्या किया। यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात हो रही थी, तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट एज को पकड़ा, हमने प्रेजेंट एज को माना 1 को x 1 को 20 माइनस एक्स। फिर 4 साल पहले चले गए, 4 साल पहले उनमें से 4 को दोनों में से माइनस कर दिया, फर्स्ट वाले के लिए भी और सेकंड वाले के लिए भी, है ना? फर्स्ट वाले के लिए भी, सेकंड वाले के लिए भी। अरे भाई इधर, हाँ ये हुआ ना, ठीक है। तो यह है 16 माइनस एक्स। नाउ क्वेश्चन ने बोला था अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, हेलो, अच्छा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लिखा ना, एक बार लिखा है 80 क्यों, तो दूसरी बार आप लोग लिख लो अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे लिखना अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, दिस इक्वल टू 48। फिर हमने सॉल्व किया एंड वी गॉट दिस, हमें ये चीज़ मिल गई। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ ना, हाँ ठीक है, समझ गए? हमने सॉल्व किया और हमें ये चीज़ मिल गई। ठीक है भैया, समझ गए? तो दिस इज़ दी योर इक्वेशन। अब इसमें एक्स की वैल्यू यार आप लोग निकाल लेना मिडल टर्म से, या जो भी मेथड से आपको निकालना है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आगे बढ़ूँ। लास्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट कॉन्सेप्ट जो बोलना आप बोल सकते हो, वैसे मैं तो कॉन्सेप्ट बोलूँगा सर, जो कि क्या है? इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना, एरिया इतना, इफ सो फाइंड इट लेंथ। सर सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, टोटली सॉरी इस वाले के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर है। हम लोग को लेंथ और ब्रेथ की बात की है, पेरीमीटर और एरिया की बात की है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ लिखना तो लिख लो अभी। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, चलो 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 हटो 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 हट गए? हाँ भैया हट गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो आगे, देखो भाई, इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके भैया, लेट्स गो भैया, लेट्स गो 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 भैया, जाओ ना, नहीं जाते। ठीक है भाई, सुनो। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल से, सबसे पहले जो निकालना है, मैंने क्या जो निकालना है उसमें से एक को x मान लो, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मतलब मैंने लेंथ को x माना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है क्या लिखना है, लेट दी लेंथ बी x, हमने लेंथ को x मान लिया, तो
तो ब्रेथ को हम कैसे लिखेंगे, ब्रेथ निकालने के लिए हमें इसने दिया है क्या, पेरीमीटर दिया है ना भाई। तो भैया पेरीमीटर दिया है तो, अरे भाई तुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बता भैया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। ये तो हमें पता है, अगर नहीं पता तो भाई भगवान ही जाने क्या होगा तुम्हारा अगर नहीं पता। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, हाँ भैया ठीक है। तो हम लोगों को ये 2 पता है, हाँ पता है, पेरीमीटर पता है, हाँ 80 पता है भैया क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये चीज़ हमें गिवन थी, ये चीज़ हमें गिवन थी कि ये 80 है, ठीक है। और ये 2 और एल हमें पता है, एल को हमने एक्स माना है, ठीक है। और बी हम लोगों को नहीं पता, ओके। यहाँ से बी निकालते हैं, कैसे भैया, 2 को 80 से काटो कितना आता है, 40 आता है। ये एक्स है, एक्स जैसा कि माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा भैया, ब्रेथ। क्या ब्रेथ आया मेरे पास 40 माइनस एक्स, बोलो हाँ, हाँ भैया हाँ ठीक बोले आप, ब्रेथ आया मेरे पास 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो मुझे एक्स भी मिल गया, मुझे ब्रेथ भी मिल गया, मतलब मुझे लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया। नाउ क्वेश्चन ने बोला एरिया, तो फिर से मैं लिखूँगा क्या, अगेन, या अगेन नहीं, अभी तो पहली बार यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, तो हाँ ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, क्या भैया ATQ के हिसाब से हमें पता है L इंटू बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। पहले फॉर्मूला लिखना है आपको लोगों को, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ शॉर्ट में करने के लिए आपको, लेकिन लिखना है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है 400, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन ने हमें दिया है कितना, 400, ठीक है भैया हमें दिया है 400। अरे भाई क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 400 और एल कितना है मेरे पास, हेलो 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 हेलो, एल कितना है मेरे पास एक्स, और ब्रेथ कितना है मेरे पास 40 माइनस एक्स, ठीक है। ब्रेथ कितना है मेरे पास 40 माइनस एक्स। अब बस सॉल्व कर दो सर, मतलब यहाँ पे आएगा 400 इक्वल टू एक्स को 40 से करो तो आएगा क्या 40x, और एक्स को एक्स से करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में 40x आ गया, और प्लस में आ जाएगा 400 इक्वल टू 0, ठीक है भैया। क्या ये इक्वेशन बन गया आपका, हाँ भैया बन गया। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ भैया कर देंगे। कैसे करोगे भैया, या तो मिलर टर्म से कर देंगे या तो डी से करोगे। तुम किससे करने वाले हो, जो भी भैया हमें लास्ट वाले में लगेगा, अगर आप बोलोगे तो दोनों से कर देंगे, ठीक है भाई मैं बोल रहा हूँ दोनों से कर देना भैया, ठीक है दोनों से कर देंगे, बहुत अच्छे, सो स्वीट। हाँ भाई ठीक है, तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, हाँ भाई बोलो, हो जाएंगे सारी चीज़ें, होंगी या नहीं होगी, बोलो भाई, ठीक है। ख़त्म करें, हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर लिया। एक बार मैं आपको होमवर्क रिकैप करा देता हूँ, आप लोग आई थिंक होमवर्क भूल गए हो अपना, मैं आपको ज़रा होमवर्क आप लोग के फिर से दिखा देता हूँ। ये क्लास हमारी, वाह भाई भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने टाइम नहीं देखा था, ये 2 घंटे जाने वाली है क्लास। ये फर्स्ट क्लास होगी अपने संकल्प सीरीज़ की, जो हम लोगों की इतनी लंबी गई है। मैंने एक्चुअल में टाइम नहीं देखा था कितना चला गया है सच में। कोई नहीं, इसी वीडियो में ये वाली ख़त्म हो गई, वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरा टारगेट था कि 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और आज ये हो गया मेरा ख़त्म, ठीक है बहुत अच्छा गया। चलिए, तो वैसे भी पिछली वाली 1 घंटे की थी ना, उसका बैकलॉग यहाँ ख़त्म भी करना था, आधा घंटा उसका लिया मैंने, अच्छा ठीक है। तो आपका होमवर्क कहाँ से शुरू हुआ था आज, आपका होमवर्क यहाँ से शुरू हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखते रहो बस फटाफट, एग्जाम्पल 4 था होमवर्क आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो रिपीट मैंने बोला था करने के लिए आप लोगों को, तो ये भी एक होमवर्क हुआ। उसके बाद ये एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा होमवर्क में करना है, जो मैंने करा दिया उसको भी करना है सर, ठीक है, ये लिख लिया होगा आई होप। उसके बाद इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया था जो कि मैंने ऊपर करवाए थे, तो आपको उसको भी कंप्लीट करना है, मतलब पिछला होमवर्क जो है उसमें छोड़ा था तो उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है, करना है सर, आलस नहीं चलेगा, हेलो आलस नहीं चलेगा, बिल्कुल आलस नहीं चलेगा, नहीं तो वो जो हमने एम लिया ना इस बार 90% नहीं हो पाएगा, वरना मैं जो बोलूँ लोग लग के करना तो पड़ेगा सर। एक ये होमवर्क डाल दो होमवर्क, ठीक है, ये भी होमवर्क में डालो, एग्जाम्पल नंबर 8 लिखते रहो बस फटाफट, होमवर्क आज होमवर्क का पहाड़ दे रहा हूँ। एक ये वाला डाल दो, चैप्टर ख़त्म हुआ भाई, इस खुशी में करना पड़ेगा। 4.3 में ये होमवर्क में डालो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डालो, मैं तो बोलूँगा दोनों ही कर लेना, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इन सब में एक्स की वैल्यूज़ निकालना है, इन सब में एक्स की वैल्यूज़ आपको निकालनी है, ठीक है।
ओके भैया, समझ गए भैया, बहुत अच्छे से समझ गए। और इसी के साथ करते हैं सर आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो टॉपिक के साथ। सर टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। चलिए जाओ, बाय बाय।